हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं सीए राहुल गर्ग स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का आज के इस सेशन में। इस सेशन पर अगर आ गए हैं तो उम्मीद करता हूं आपने हमारा लेक्चर नंबर 1 ओरिएंटेशन सेशन जो है पूरा डिटेल में गो थ्रू कर लिया होगा, अच्छे से उसे देख लिया होगा। उस सेशन ने नींव रखनी है भाई बाकी आने वाले सारे के सारे लेक्चर्स की। उस लेक्चर के अंदर हमने ग्लिम्स देखा था सब्जेक्ट के बारे में, वेयर द सब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द सीए इंटरमीडिएट, और मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहने वाला है, आप बच्चों से मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, और ओल्ड सिलेबस के मुकाबले न्यू सिलेबस में कहां कहां चेंजेस है, ये सब बात हमने जो है एक ग्लिम्स इसका ले लिया था। एंड फाइनली वी हैव कम टू दिस लेक्चर जहां पर हम उस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है बातचीत करेंगे। सीए फाउंडेशन पास करके जैसे ही हम सीए इंटर में आ जाते हैं, नए नए सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। वहीं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जिनसे आप पहले से रूबरू हैं, जैसे कि अकाउंट्स नामक सब्जेक्ट जिसके साथ पहले से बच्चों का गहरा नाता होता है। जब से कॉमर्स की दुनिया में कदम रखते हैं तो वो सब्जेक्ट हमारे साथ साथ चलता है, तो बच्चों के मन में, बच्चों के दिल में एक स्पेशल जगह होती है अकाउंट्स की। मतलब एक प्री सपोज नोशन रहता है कि इस सब्जेक्ट में तो हम बहुत ज्यादा नंबर लेकर आएंगे, बाकी सब्जेक्ट्स का पता नहीं। फिर सीए फाउंडेशन में लॉ के साथ भी रूबरू हो जाते हैं तो वो भी सब्जेक्ट पता चल जाता है। लेकिन जैसे ही सीए इंटर में आते हैं और छोटे बच्चे जो सीए फाउंडेशन पास वाले हैं अपने सीनियर्स से पूछते हैं कि सर, भैया, दीदी, ये बताना जरा कि सीए इंटरमीडिएट में कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, जहां पर इंस्टीट्यूट मजे लेने के मूड में बैठा रहता है। तो एक मत होकर उन भैया और दीदी से जवाब आता है कि बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग को ध्यान से कर लियो, थोड़ा सा टेढ़ा है। लेकिन जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे कुछ दिनों के बाद ही आप मुझे कहेंगे, सर पता नहीं कुछ जादू सा हो रहा है, एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा, आप पढ़ा रहे हो, हम पढ़ रहे हैं और बस कॉस्ट अकाउंटिंग हुए जा रही है, हुए जा रही है, हुए जा रही है। तो उसी तरह से जिस तरह से आज तक हमने अपने बच्चों को पढ़ाया और बच्चे हमारे ताबड़तोड़ 90+ तक मार्क्स लेकर आते रहे हैं, उसी अंदाज में आप बच्चे भी मार्क्स लेकर आएंगे। तो अगर मन में किसी प्रकार की प्री सपोज्ड नोशन के साथ बैठे हैं, सब्जेक्ट मुश्किल है, पता नहीं समझ आएगा कि नहीं आएगा, ऐसी सब चीजों को निकालकर बाहर फेंक दीजिए। अगर आप हमारे इस लेक्चर में पहुंच गए हैं, यह जिम्मेवारी मेरी है, मैं इस सब्जेक्ट से आपको प्यार करवा दूंगा। एंड जिस दिन ये बैच हमारा एंड होगा, आप कहोगे यार ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में मैं गाड़ के आऊंगा झंडे और दिखा दूंगा आईसीआई को कि मुझ में भी है दम। बस इसी एटीट्यूड, इसी माइंडसेट के साथ हमें अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। जब भी कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हैं, जो भी यहां पर पढ़ेंगे सब चीज प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम आने वाली होती है। तो सवाल उठता है कि इस सब्जेक्ट का हमें क्या फायदा, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें इस सब्जेक्ट का क्या फायदा। आज की दुनिया में, आज की इस डेट में, जहां पर इतना मॉडर्न वर्ल्ड, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है, कट थ्रोट कंपटीशन है, हर एक बिजनेस अपने आप को अपनी इंडस्ट्री में अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रखना चाहता है, उनसे आगे प्लेस होना चाहता है। देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन ऑल दिस बिजनेस हाउसेस कि हां, नंबर 1 कौन होगा। अब कोई भी इंडस्ट्री उठा लें, कोई भी सेक्टर उठा लें, लेट्स से मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करता हूं। एक जमाने में मारुति मोनोपोली एक तरह से रखता था उसके बाद होंडा की एंट्री हुई, फिर हुंडई की एंट्री, नई नई कार्स लेकर आने लगे। ये दो तीन प्लेयर्स मार्केट में कंज्यूमर सेगमेंट के लिए जो है काफी अच्छी कार जो है 10-15 लाख तक की रेंज की भी बना देते थे। उसके बाद कुछ नए लोगों की एंट्री, कुछ साल पहले एमजी मोटर्स ने कदम रखा, उसके बाद किया ने कदम रखा, और भी कई हैं, जरूरी नहीं कि मैं सारे नाम यहां पर ले पा रहा हूं, एक एग्जांपल समझने के लिए। और आज की डेट में आप देखते हैं, आप अगर रोड पर चल रहे हैं, आपको हर किसी ब्रांड की गाड़ी दिख रही है। मतलब हर ब्रांड आपस में कट थ्रोट कंपटीशन में इन्वॉल्व है। सवाल यह उठता है कि कंज्यूमर जब परचेज करने जा रहा है किसी गुड्स को, एग्जांपल ये वाला कंटिन्यू कर लेते हैं, अगर मैं किसी कार को खरीदने जा रहा हूं बीइंग अ कंज्यूमर, तो मैं किस चीज को देखूंगा? सबसे पहला सवाल भारत है भाई। जब कोई फ्रेंड गाड़ी लेकर आते हैं, कोई आस पड़ोस में आते हैं, रिलेटिव लेता है, कितने की पड़ी, कितना माइलेज देती है। यानी कि हमारा जो मेन फोकस रहता है वो दो चीजों पर रहता है। एक है कॉस्ट, जो सबसे सर्वोपरि है। हम ये देखना चाहते हैं कि जो क्वालिटी, जो सर्विस, जो चीजें, जो फैसिलिटी मुझे मिल रही है, उसके बदले मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, और फिर हम कंपैरिजन करते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई साहब, छोटी बात में भी कॉस्ट अकाउंटिंग है। सब्जी मंडी लगी है, 20 सब्जी वालों ने अपनी फड़ी रेडी लगाई हुई है जहां पर वो सब्जी बेच रहे हैं। मम्मी जी गई हैं सब्जी, मम्मी ने पहले से पूछा, भैया टमाटर कितने दिए? कहता
150 रुपए किलो। मम्मी कहती कोई बात नहीं, रुक जा जरा। मम्मी दूसरे के पास गई, मैं कहती कितने रुपए दिए? वो कहता 145 रुपए किलो। दिखने में दोनों गोल गोल रेड रेड लग रहे हैं। मम्मी कहती 145 वाले से लूंगी। समझ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप कहां पर है आज की डेट में, जहां हम कह रहे हैं कि एवरीबडी वांट्स टू बी एट द टॉप। That means everybody wants to offer to the consumer almost the same quality as of the competitor, या फिर उससे बेटर क्वालिटी बट एट द लोअर प्राइसेस। वो लोअर प्राइस कैसे होगा? मैं अगर एक बिजनेसमैन हूं, मुझे अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस रखना है कम अपने कॉम्पिटिटर से, मैं कैसे रख सकता हूं? सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज आती कि मुझे अपने खर्चे को भाई कम कर देना चाहिए। मुझे अपनी कॉस्ट को कुछ ना कुछ करके कम करना पड़ेगा सो दैट उसके बाद मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन भी जब ऐड करूं तो मेरा सेलिंग प्राइस कम ही बने। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट, जब आप क्वालिफाई करोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, तो आपकी एडवाइस ली जाएगी रिगार्डिंग द कॉस्ट एस्पेक्ट्स बाय द बिजनेस हाउसेस, जो कि हम तभी दे पाएंगे अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा हाथ जो है निपुण है। तो वही सब चीज हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के दौरान जो है सीखेंगे। बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है, बहुत मजा आने वाला है इस सब्जेक्ट के अंदर। और कई लोग इस सब्जेक्ट को कॉस्ट के नाम से बुलाते हैं, कई कहते हैं कॉस्टिंग, कई कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कुछ कहते हैं पाजी कॉस्ट अकाउंटेंसी। इन सभी चीजों का ऑलमोस्ट मतलब एक ही है। लेकिन हां, आज के इस लेक्चर में जहां पर आपके बेसिक्स मैं क्लियर करवाऊंगा, तो इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा ग्लिम्प्स लेंगे कि टेक्निकली किस तरह से थोड़ा थोड़ा आपस में सभी चीजें डिफरेंट हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग को धीरे धीरे करते हुए थोड़ा सा और जो है अपने जहन में उतारेंगे कि भाई सब्जेक्ट इन जनरल जो है क्या चीजें बोलता है। तो मैं पूरी तरह से तैयार हूं, उम्मीद करता हूं आप भी तैयार होंगे। सीधा जो है आपको लेकर चलता हूं जहां पर हम लिख लिख कर जो है कुछ बातचीत करेंगे और चीजों को डिटेल में समझेंगे। आइए जी। और जैसा मैंने कहा था, जब मैं क्लास में कार्यक्रम आयोजित करता हूं बच्चों के सामने, जब हमारा ये समागम होता है, उस समय हम बच्चों से ये अपेक्षा रखते हैं कि बच्चे भी हमारे साथ साथ जो है चीजों को मेंटेन करेंगे, नोट्स अपने बनाएंगे। इससे होगा क्या, रिवीजन के समय पर आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। आपको दोबारा से लेक्चर खोल के देखने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास नोट्स बढ़िया से बने होंगे। कुछ चीजें हैं स्टार्टिंग में मैं कहूंगा, चाहे इनको लिखो या ना लिखो, लेकिन ये सिर्फ आज के लिए ही है। इसके बाद तो जो भी लिखूंगा बस पत्थर की लकीर समझ लेना, और आपने उस पत्थर की लकीर को अपने रजिस्टर में भी खींच लेना है। लकीर को पुत्र खींच लेना है, बस ये चीज रखनी है। पहली शुरुआत कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की लिखकर। माता रानी के आशीर्वाद के बिना पाजी हो ही नहीं सकता। तो हमारे जो विद्या की देवी सरस्वती जी है, जरा उनको नमन कर लेते हैं। ते जय करा शेराली दा, बोल साचे दरबार की जय। माता रानी का साथ हमेशा बना रहे हमारे साथ, और इस सब्जेक्ट की भरपूर जो है हम ज्ञान विद्या हासिल कर सके। ये लीजिए जी। तो जरा आज इसका हम स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं, आज फाउंडेशन रखते हैं हमारे सब्जेक्ट की। हम बात कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। समझने के लिए फिलहाल मैं कॉस्ट अकाउंटिंग वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। आज के लेक्चर के एंड तक आपको यह समझा दूंगा कि हां, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या छोटा मोटा डिफरेंस है। अभी समझने के लिए लेमन लैंग्वेज में हम इसको कॉस्ट अकाउंटिंग लिख लेते हैं। कुछ बच्चों का तो डाउट अभी स्टार्ट हो गया, सर आपने क्या बोला सर? लेमन सर, फेस टू फेस जब मैं पढ़ाता होता था तो वहां पर भी हमने एक ऐसा ही लेक्चर ले रहा था। मैं पहला ही लेक्चर था, मैंने बोला लेमन। बच्चा कहता सर मुझे पता है लेमन कौन है। मैंने कहा कौन है लेमन? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का प्लेयर होता था जी, डैरेन लेमन। कहता सर डैरेन लेमन की बात कर रहे हो आप? ओ मैंने कहा पुत्र उस वाले लेमन की बात नहीं कर रहा, वी आर टॉकिंग अबाउट द लेमन। लेमन कौन होता है समझते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले हम ये समझेंगे भाई एक लेमन के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप सभी आज कौन हैं? लेमैन हैं। जो बच्चे, जो गर्ल्स हैं, वो कह रहे सर हम लेमैन नहीं, हम ले वुमेन है। कोई बात नहीं, हम सबको लेमैन के नाम से संबोधित कर रहे हैं, इतना ज्यादा परेशान मत होइए। तो लेमैन का मतलब क्या है? लेमैन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि उस पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग नहीं करता, उसको हम लेमैन बोलते हैं, जो उस पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग नहीं करता। जैसे कि बात आज हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो आप कौन है? लेमैन, क्योंकि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता। मान लीजिए आपके फादर हैं, इंजीनियर हैं, तो उन्हें कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में नहीं पता। अब उनके मन में कॉस्ट अकाउंटिंग का नाम लेते ही जो कुछ आता है, मींस इट्स द थॉट्स ऑफ अ लेमैन। वो एक लेमैन के तौर पर सोच रहे हैं। एक नॉर्मल इंसान को क्या समझ आता है जो कि इस फील्ड से बिलोंग नहीं करता। तो हम कह रहे हैं भाई जो लेमैन है उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है। लेमैन के लिए
अगर मैं बात करता हूं कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो आपको क्या लगता है, क्या जहन में आएगा? आप लोग नए नए इस सब्जेक्ट से रूबरू हो रहे हैं, आपको क्या क्या लगता है सुनकर? कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंट्स सब्जेक्ट तो हमेशा से पढ़ते रहे, नाम बदलता रहा है, कभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कभी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रख दिया, ग्रेजुएशन वगैरह में डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो बिल्कुल एक अलग चीज हो जाती है। इट्स ऑल टुगेदर सेपरेट ब्रांच। इट इज नॉट लाइक दैट फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। सबसे पहले जहन में क्या आता है कॉस्ट अकाउंटिंग सुनकर? बड़ा ही सिंपल। मैं अगर लेमैन होता, या ये कहो कि जब मैं स्टूडेंट था सर, अब स्टूडेंट कब थे? 2004 में 12th क्लास पास किया, सीए फाउंडेशन में एडमिशन लिया, PE1 बोलते थे। 2005 मई में, मींस मई 2005 में अटेम्प्ट हुआ, जुलाई में रिजल्ट आया, क्लियर हो गया, तो 2005 जुलाई से सीए इंटर की क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी। सीए PE2 बोलते थे उसे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमने भी पहली बार वहीं पर देखा। तो बीइंग अ स्टूडेंट मेरे मन में इसके बारे में जो विचार है, मैंने कहा अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग कर रहे हैं किसकी? कॉस्ट की कर रहे हैं। अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? कॉस्ट की कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं, धीरे धीरे लेवल अपना बढ़ाएंगे और आज के लेक्चर के अंत होने तक काफी सारे जो है हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे भाई सब्जेक्ट के। तो हम कह रहे हैं भाई कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? इट सिंपली मींस अकाउंटिंग ऑफ द कॉस्ट। जब पहली बार कॉमर्स में कदम रखा, सब्जेक्ट आया हमारे सामने अकाउंट्स, वहां पर हमें सिखाया गया अकाउंट्स का मतलब होता है पुत्र हिसाब किताब रखना। अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब किताब रखना। तो जैसे ही मैंने बोला अकाउंटिंग, इसका मतलब हो गया हिसाब किताब रखना। और आपने एक्चुअल में जब इस सब्जेक्ट को जिया है, जब अकाउंट्स को जिया है, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? हिसाब किताब ही तो है। हम क्या बोलते हैं? अकाउंट्स इज नथिंग बट कीपिंग ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। पहले आप जर्नल बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। जर्नल से बना रहे हैं लेजर, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। वहां से बन रहा है ट्रायल बैलेंस, रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। वहां से बन रहा है फाइनल अकाउंट्स, फाइनली रिकॉर्ड मेंटेन हो गया। हिसाब किताब अपने को पता चल गया भाई कितना खर्चा है, कितना रेवेन्यू है, कितना प्रॉफिट है। हिसाब किताब अकाउंट्स। अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का एक लेमैन की नजरों में क्या लेना देना है? क्या सोचता है एक लेमैन? खर्चा। तो अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट का मतलब हो गया कि भाई जो भी आप खर्चा कर रहे हो उसका आपको हिसाब किताब रखना है। एक लेमैन के लिए इसका यही मतलब है, अकाउंटिंग ऑफ द कॉस्ट, खर्चे का हिसाब किताब रखना। मान लीजिए आपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम दे दिए रिजल्ट अभी आया नहीं है और घर पर पड़े हैं। बच्चे समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है? सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे दिया, रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो सीए इंटर की तैयारी हमने स्टार्ट करी नहीं, हम घर पे पड़े हैं। जब तक सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे थे तब तक मम्मी भी कोई काम नहीं बताती, देखती थी कि बच्चा पढ़ रहा है, क्यों अननेसेसरी परेशान करना, पढ़ने दीजिए। लेकिन जैसे ही आप एग्जाम से फ्री हो गए, मम्मी ने देखा पूरा टाइम फोन में लगा रहता है, मम्मी कहती बेटा कुछ काम भी कर ले। आप कहते काम ही नहीं है मम्मी। रिजल्ट आएगा तो सोचेंगे क्या होगा, तो मम्मी कहती कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, मैं तेरे को काम बताती हूं, ये पकड़ 1000 रुपए। मम्मी ने आपको 1000 रुपए दिया, मम्मी कहते जा ऐसा कर राशन ले आ। मम्मी ने बोला जा ऐसा कर राशन ले आ, दाल ले आ, आटा ले आ, चावल ले आ, थोड़ा कांधा ले आ। कांधा बता दो जी, प्याज को कांधा बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद मम्मी ने कहा बटाटा ले आ। बटाटा मतलब आलू। मम्मी बोली बटाटा ले आ, आलू ले आ। अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, टमाटर भी खा रहे हैं। मम्मी कहते पुत्र टमाटर भी ले आ। और जब ये सब्जी खरीद ही रहे हैं, प्याज आलू टमाटर, तो ये तो कर्तव्य है, ये तो फंडामेंटल राइट है। इसके साथ साथ मम्मी कहती ऐसा करियो धनिया और हरी मिर्ची भी ले लियो, ये लो। मम्मी ने आपको 1000 रुपए दिए, सबकी क्वांटिटी वगैरह बताई। मम्मी कहती ऐसा कर जा बेटा फटाफट से जो है ना सामान ले आ। आपने कहा ठीक है मम्मा। आप मार्केट गए, 1000 रुपए लेकर आपने ये सारी की सारी वस्तुएं खरीद डाली, जितनी जितनी क्वांटिटी मम्मी ने कही थी, और लाकर आपने मम्मी को 50 रुपए वापस कर दिए। यानी कि कितने रुपए का सामान आया हमारा? 950 रुपए का आपका हो गया जी खर्चा। मम्मी कहती बेटा 50 रुपए कैसे बचे? मम्मी ने अपना हिसाब लगाया। मम्मी कहती ले तो लुट आया, ये सब चीजें तो 800 रुपए की आ जानी चाहिए थी, तो 950 रुपए कहां से खर्च कर आया? तो मम्मी जानना चाह रही है आपसे कि बेटा बताओ आपने कौन सी चीज कितने रुपए की खरीदी। जब तक एक या दो आइटम थी तब तक तो याद था,
जब दाल लिया, आटा लिया, चावल लिया, एक दुकान से आपको पता था कितने कितने के लिए, उसके सब्जी मंडी के वहां से प्याज लिया, आलू लिया, टमाटर लिया, धनिया लिया, हरी मिर्ची ली, इतनी सारी वस्तुएं ले ली। अब आप कंफ्यूज हो गए, आपको ये तो पता है टोटल 950 रुपए खर्च के, लेकिन किस चीज के कितने थे समझ नहीं आ रहा। मम्मी पूछ रही है बेटा बता, तू तो सीए कर रहा है, तुझे तो पता होगा, सीए में एडमिशन लिया तो कह रहा था ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ तो बता क्या कर। आप अपने दिमाग को कमांड भेज रहे हो, दिमाग कमांड ले ही नहीं रहा, इनपुट दे रहे हो आउटपुट आ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपने खर्चा तो किया लेकिन आपने हिसाब किताब नहीं रखा, आपने हिसाब किताब नहीं रखा। अगर इतना होता आप अपने साथ एक पर्ची ले जाते और पेन निकालकर जो जो सामान लिया पर्ची से लिखते रहते, या फिर आप कहते सर ये कैसी बातें कर रहे हो, हम पर्ची लेकर कहां जाएंगे आज के जमाने में। कोई बात नहीं बेटा, मोबाइल तो होता है ना, मोबाइल के बिना तो तुम्हारी दुनिया एग्जिस्ट करती नहीं, मोबाइल के बिना तो एग्जिस्ट कर ही नहीं पाते, मोबाइल तो होगा। तो जब सामान लिया वहीं पर नोट्स में लिख लेते, आटा इतने रुपए का, दाल इतने रुपए की, चावल इतने रुपए की, प्याज टमाटर धनिया हरी मिर्च आलू वगैरह वगैरह इतने रुपए का, तो आप रिकॉर्ड बता देते। ये तो सोचो कितना माइन्यूट सा एग्जाम्पल है, कितना छोटा सा एग्जाम्पल है। कुछ बच्चे तो भी समझ ही नहीं पा रहे एग्जाम्पल क्यों है। भाई सोचो, एक हाउस होल्ड में, एक घर के अंदर 1000 रुपए की चीज की कॉस्ट जो थी उसका आप हिसाब नहीं रख पाए। 1000 में से 950 का खर्चा 50 बचे, 950 रुपए का आप हिसाब नहीं रख पाए। जो ऑर्गेनाइजेशंस करोड़ों में डील कर रही हैं, जिनकी नेटवर्थ इज इन थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ करोड्स, तो वहां पर जो खर्चा होता है अगर उसका रिकॉर्ड ना रखें और ये पता ही ना चले कि कौन सी चीज कितने रुपए की आई है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर नहीं सकती। टेम्परेरली तो कर जाएगी लेकिन लॉन्ग रन में एग्जिस्ट कर नहीं सकती, क्योंकि आपको यही नहीं पता आपने खर्चा कहां किया, कितना किया, किस हिसाब से सेलिंग प्राइस तय करें। हाइपोथेटिकल मैनर में, हैफाजार्ड मैनर में ऐसे ही चलते जाएंगे और बहुत जल्दी कॉम्पिटिटर्स आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और आपको अपना धंधा पानी बंद करना पड़ेगा। इस छोटे से एग्जाम्पल में जब कॉस्ट अकाउंटिंग का इतना महत्व है कि आपने 800 की जगह 950 रुपए खर्च कर दिए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, तो भाई एक एक रुपया मैटर करता है। और आपने इस एग्जाम्पल में अपनी मम्मी के हिसाब से 150 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए। और अगर शायद हिसाब रखा होता तो मम्मी आपको रेक्टिफाई कर पाती कि बेटा आज तूने लेट से आटा या चावल तूने इतने का लिया, ये इतने का नहीं आता, अगली बार जाएगा तो ध्यान से ठीक ढंग से मोल भाव करके लेकर आना। समझ रहे हैं? तो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग यही है, बस इस एग्जाम्पल को हमने थोड़े बड़े लेवल पर सोचना है। कॉस्ट अकाउंटिंग यही है, खर्चों का हिसाब किताब रखना, यही होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। एग्जाम्पल हमने लिया छोटा सा, इसके बाद हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। एक स्मॉल एग्जाम्पल के बाद आगे बढ़ता हूं आपको लेकर। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट, और जब बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, थोड़ी देर पहले मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया तो आपको बताया कि हमारी सर्विसेज बिजनेस हाउसेस को चाहिए होंगी, जहां पर हमसे कंसल्टेंसी मांगी जाएगी कि भैया बताओ ये कॉस्ट कैसे है, इसको कम कैसे करें। याद आता है वो पल, 2010 में मैंने EY ज्वाइन किया था अर्नस्ट एंड यंग गुड़गांव में। तो वहां पर आई वॉज इन द डिवीजन ऑफ रेस, रिस्क एडवाइजरी सर्विसेज, जिसका देसी नाम होता है इंटरनल ऑडिट। देसी नाम है इंटरनल ऑडिट, लेकिन हाँ EY में इसको कहते थे रिस्क एडवाइजरी सर्विसेज। उससे पहले मैं GT में था, ग्रैंड थॉर्नटन चंडीगढ़ में मैंने ज्वाइन किया था 2009 में। तो वहां पर भी मैं सेम डिवीजन में था, उसका नाम था BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जी नहीं, BRS बिजनेस रिस्क सर्विसेज। ऐसा कहा जाता है आपके बिजनेस में अगर आप कॉस्ट को सही से मैप नहीं कर पा रहे हैं, सही से मैनेज नहीं कर रहे हैं, देन देयर इज अ रेड सिग्नल, रिस्क है आपके बिजनेस में। तो वहां पर डिवीजन का नाम ही ऐसा था, रिस्क एडवाइजरी सर्विसेज। तो मैंने जब रिस्क एडवाइजरी सर्विसेज ज्वाइन किया, हमारा जॉब प्रोफाइल में क्या होता था, डिफरेंट क्लाइंट्स के पास विजिट करना है और उनको कॉस्ट के बारे में एडवाइस करनी है। समझ रहे हैं? मैं सिर्फ आपको कनेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकली हमें कितना ज्यादा फायदा होता है। तो बिजनेस रिस्क सर्विसेज और रिस्क एडवाइजरी सर्विसेज में मैं गया। EY से मेरा पहला जो असाइनमेंट था वो था LG कंपनी का मार्केटिंग एक्सपेंसेस का। LG कंपनी ने मार्केटिंग एक्सपेंस अपने डैश अमाउंट के खर्च किए थे, तो हमें उनका ऑडिट करना था, बताना था कि कहां पर कितना रिस्क है, आपने कहां पर ज्यादा खर्चा एक्सेट्रा कर दिया। सिमिलर असाइनमेंट कुछ समय के बाद मुझे सोनी कंपनी की मिली। जो LG का ऑडिट था वो हमारा दिल्ली में था, गुड़गांव में ऑफिस था, तो दिल्ली जाते थे हम। LG कंपनी का ऑफिस नोएडा दिल्ली में था। उसके बाद मुझे असाइनमेंट मिली सोनी कंपनी की, मुंबई में आकर हमें ऑडिट करना था सोनी कंपनी का।
एक ग्लिम्स दे रहा हूं बस आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की। आजकल आप देखते हैं किसी बड़े शहर में जाते हैं, होर्डिंग्स लगी होती हैं, होर्डिंग्स लगी होती हैं। अब उस होर्डिंग पर काफी लोग अपनी एडवर्टीजमेंट भी कराते हैं। जो पर्सन एडवर्टीजमेंट करवा रहा है, ही हैज टू पे द अमाउंट, ही हैज टू पे द अमाउंट ऑफ द स्पेस। होर्डिंग कितना बड़ा है उस हिसाब से, उसकी मेजरमेंट के हिसाब से आपको पैसा देना है, एंड ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन कि कितने दिन तक आपकी एडवर्टीजमेंट उस होर्डिंग पर चलेगी। तो हमने देखा सोनी कंपनी का एग्जांपल बता रहा हूं, आज तो याद नहीं है, 2010 की बात है बहुत साल हो गए अब तो इस बात को। तो हमने देखा सोनी कंपनी ने फॉर एग्जांपल होर्डिंग का एक दिन का खर्चा दिया 1 लाख रुपए का। हमने जब सिमिलर होर्डिंग के रेंट का, एक्सपेंस का पता किया और मोलभाव किया, बीइंग एन ऑडिटर हमने चीजें करी, बिकॉज हमारा स्कोप था, हमारा ये स्कोप था उस असाइनमेंट में कि हमें बताना है कि आप गलती कहां कर रहे हैं। तो हम नेगोशिएट करके इजीली सेम एरिया में सेम साइज का होर्डिंग 75,000 रुपए में नेगोशिएट करके फाइनल कर पा रहे थे। इसका मतलब कि अगर मैं जो एक लेमैन है, जो सोनी कंपनी इतना बड़ा भी नहीं हूं, लेकिन अगर मैं नेगोशिएट करके 75,000 कर सकता था, तो सोनी कंपनी तो कर ही सकती थी ना मोल भाव करके। समझ रहे हैं? तो ये क्या हो गया, एक एरिया ऑफ रिस्क हो गया। अब आप कहेंगे सर ये 25,000 रुपए की बात है, सोनी कंपनी के पूरे भारत में कितने जगह होर्डिंग लगे होंगे, और ये तो सिर्फ करंट की बात है, उन्होंने पास्ट में कितना नुकसान किया है, इस वजह से फ्यूचर का कितना नुकसान बचा सकते हैं। इट वॉज जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल टू आइडियली टेल यू कि हाँ, वंस यू आर क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे इनकम टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी हो गया, ऑडिट्स हो गई, इन सभी में कंसल्टेंसी चलती है, तो कॉस्ट में भी कंसल्टेंसी चलती है। एंड कॉस्ट की कंसल्टेंसी ऐसी होती है जो कि रियल में आपके क्लाइंट को हेल्प करती है उसकी कॉस्ट को मैनेज करने में, उसको अचीव करने में, जो गेन वो चाहता है अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ने में। इनकम टैक्स, जीएसटी, ऑडिट आर मेनली अ पार्ट ऑफ कंप्लायंसेस। टैक्स प्लानिंग आप कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसी चीज है जहां पर आप अपने क्लाइंट को एडवाइस करके रियल परमानेंट रिडक्शन इन कॉस्ट के लिए गाइड कर सकते हैं। तो जितनी भी बातें हम यहां पर सीखेंगे बहुत ज्यादा हेल्पफुल हमें होने वाली हैं। एक बात यहां से सिर्फ एक मेन चीज सिखाना चाहता था आपको, दैट हमने कंसल्टेंसी किसको देनी है भाई, बिजनेस को। हमारी सर्विसेज किसको जरूरत पड़ेगी, बिजनेस को। तो हम बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूरे का पूरा सब्जेक्ट करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद हमारे ज्ञान चक्षु ऐसे खुलेंगे, हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में नॉलेज होगी, किस डिपार्टमेंट में किस किस तरह का खर्चा होता है और उसको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, वो सभी चीजें हमें समझ में आएंगी। और पूरा सब्जेक्ट जब हम पढ़ेंगे, हम हर चैप्टर में बिजनेसमैन को कनेक्ट करेंगे अपने चैप्टर के साथ, कि एक बिजनेसमैन है, वो ये खर्चा कर रहा है, उसको इस खर्चे को बचाना है, तो वो किस तरह से बचा सकता है। तो हम यहां पर नींव रखने जा रहे हैं। We are saying that we will be talking from the viewpoint of the business. अब जैसे ही बिजनेस माइंड में आता है तो बिजनेस किस किस तरह से हो सकता है, जितने भी टाइप के बिजनेस हैं ओवरऑल मैं सबको 2 कैटेगरीज के अंदर इजीली बांट सकता हूं, 2 कैटेगरीज के अंदर बांट सकता हूं। बिजनेस या तो किया जा रहा होगा गुड्स के अंदर पुत्र, या फिर बिजनेस किया जा रहा होगा सर्विसेज में। कुल मिलाकर 2 ही चीजें बनती हैं, या तो आप कुछ बेच रहे हैं या फिर आप सर्विस प्रदान कर रहे हैं। मैं कहता हूं मेरे सामने ये कैलकुलेटर पड़ा है, मेरे सामने ये फोन पड़ा है, मेरे सामने ये मिस्टर माउस है, मेरे सामने ये एसी का रिमोट है, मैं कोट पाया हुआ है, मैं कोट एम ही नहीं पाया। ये एक फिल्म का डायलॉग है, जिन बच्चों को समझ आएगा बढ़िया, जिनको नहीं समझ आया भूल जाइए। एक सर ने ऐसा कुछ कहा था, ये कोट मैंने डालो। ये क्या चीजें हैं सभी, ये है गुड्स। मतलब जो जो लोग इस चीज में डील कर रहे हैं वो सभी गुड्स वाले हो गए। आपने छुट्टी मनाने की सोची, होटल में चले गए। वो होटल क्या आप ये कहोगे मैं होटल खरीद कर आया हूं? नहीं, आप छुट्टी मनाकर आए हो, ये सर्विस है। आप कह रहे सर मैं ट्रेन से गया, चंडीगढ़ से दिल्ली मैंने शताब्दी गाड़ी ली, ये क्या है? उसने आपको गुड्स बेचे या सर्विस दी? सर्विस दी। तो कुल मिलाकर 2 ही चीजें हैं, आइदर इट्स अ गुड्स और अ सर्विस। तो पहले हम बात करते हैं गुड्स की, उसके बाद सर्विस पर अपना फोकस जो है शिफ्ट करेंगे। गुड्स के अंदर जब मैं फर्दर डिस्टिंक्शन करने जाता हूं, जो लोग गुड्स में डील कर रहे हैं उनको हम मेनली 2 भाग में क्लासिफाई कर पाएंगे। आइदर यू आर अ ट्रेडर और यू आर अ मैन्युफैक्चरर। या तो आप ट्रेडर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं। भाई इसका मतलब क्या होता है? ट्रेडर किस वर्ड से बना है? ट्रेड से। ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार करना। व्यापार करना मतलब सेल परचेज करना। ट्रेडर जो ट्रेड कर रहा है, ट्रेडर जो ट्रेड कर रहा है मींस ये कौन इंसान हो गया? हु
परचेजेस द एफजी एंड हु सेल्स द एफजी। सर एफजी का मतलब क्या है? एफजी का मतलब है पुत्र फिनिश्ड गुड्स। लो इथे लिख दइए आप, एफजी का मतलब है फिनिश्ड गुड्स, लिख देते हैं। जिन बच्चों को समझ आ गया बहुत अच्छी बात, लेकिन ये टर्म्स हमारे पूरे कॉस्टिंग में चलती रहेंगी, तो हम फिलहाल के लिए लाइए लिख देते हैं। ट्रेडर जो ट्रेड कर रहा है, परचेज कर रहा है फिनिश गुड्स, सेल कर रहा है फिनिश गुड्स, यानी कि बना बनाया सामान खरीदा और उसी बने बनाए सामान को बेच दिया। जहां कहीं भी आप रहते हैं, आपके गली मोहल्ले नुक्कड़ में कहीं तो कोई दुकान होगी किराने की, बस उस दुकान का एग्जाम्पल माइंड में ले आइए। आप गए शॉप पर, आप कहते भैया ऐसा कीजिए गुड्डे बिस्किट का पैकेट दे दीजिए, उसने आपको गुड्डे बेच दिया। सवाल उठता है क्या गुड्डे उसने बनाया? जी नहीं, गुड्डे उसने नहीं बनाया। गुड्डे किसने बनाया? गुड्डे तो आईटीसी कंपनी ने बनाया। उसने तो आईटीसी कंपनी से खरीदा और खरीदकर आपको बेच दिया। 14 फरवरी साल का सबसे बड़ा त्योहार आया, आपका भी मन किया, आप कहते चॉकलेट खरीदूंगा, क्या पता कोई मिल जाए, मैं चॉकलेट दे दूंगा और इजहार कर दूंगा। अब चॉकलेट खरीदने चले गए, घर के पास वाली दुकान पर नहीं गए, वो तो आते जाते आपके मम्मी पापा को बता देंगे आजकल बेटा बहुत चॉकलेट खा रहा है, जी ललचाए रहा ना जाए। तो आप गली से थोड़ा सा दूर, अपने घर से थोड़ा सा दूर जाकर जो है आपने एक दुकान से डेयरी मिल्क खरीद ली। आप कहते सिल्क वाली डेयरी मिल्क देना, एड में दिखाते हैं सिल्क वाली डेयरी मिल्क से कुछ कुछ होता है। आपने सिल्क वाली डेयरी मिल्क खरीद ली। जिससे खरीदी, क्या ये डेयरी मिल्क उसने बनाई? जी नहीं, ये तो कैडबरी कंपनी ने बनाई। तो ये जो बंदा है, सबसे पहली बात, जिस दुकान पर आप जाकर सामान खरीद रहे हैं, क्या वो गुड्स में डील कर रहा है, सर्विस में डील कर रहा है? गुड्स में डील कर रहा है। दुकान में काफी सारी तरह की आइटम्स भरी पड़ी हैं, दाल है, चावल है, आटा है, सरसों का तेल है, रिफाइंड ऑयल है, देसी घी है, एक नमकीन है, बिस्किट है, स्नैक्स की जो रेडीमेड स्नैक्स हैं वो पड़े हैं, वो उनको सिर्फ बेच रहा है। लेकिन क्या उसने बनाए हैं? नहीं, उसने नहीं बनाए हैं। मतलब ये कौन है? ये व्यक्ति कौन है हमारे लिए? ही इज द ट्रेडर, ही इज द ट्रेडर, ही इज द ट्रेडर। ये कौन है भाई? ट्रेडर है। सामान परचेज करता है इस हाथ से, इस हाथ से, और इस हाथ से सामान बेच देता है। सामान खरीदा खरीदा खरीदा, बेचा बेचा बेचा, इतनी सी ही बात है। बिजनेस तो ये भी कर रहा है। जरा इसके खर्चों की बात करें एक बार कि ट्रेडर किस किस तरह के खर्चे जो है करता होगा। एक हेडिंग बना लेते हैं, सोचेंगे। सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा, आप अपने जहन में सोचते जाइए। ऐसे मत सोचना कि सर और हमारे बीच में तो एक दीवार है, ये तो वर्चुअल क्लास चल रही है, सर उधर बैठे हैं, हम इधर बैठे हैं, सर को कैसे पता चलेगा? जी नहीं, हमारा कनेक्शन ऐसा नहीं है। हमारा कनेक्शन दिल का है। आप दिल से कुछ सोचोगे मुझ तक पहुंच जाएगा। मैं कह रहा हूं, बताओ कुछ एक्सपेंसेस जहन में आते हैं जी, उन्हीं एक्सपेंसेस को हमने सोचना है। कुछ बच्चों ने कहना स्टार्ट कर दिया है, मैं लिखना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो सामान है भाई उसी को खरीदा होगा। जो आइटम है, मैंने कहा डेयरी मिल्क आपको बेची उसने 110 की, उसने 110 की थोड़ी ली थी भाई, उसने तो कम की खरीदी थी ना। तो जो उसके स्टोर में, शॉप में सामान पड़ा है, सबसे पहला खर्चा तो उसको परचेज करने का आ गया, परचेज कॉस्ट। उसके अलावा क्या खर्चा होगा? जब इसने सामान खरीदा, मान लीजिए शॉप तो इस गली मोहल्ले नुक्कड़ में है, लेकिन खरीदकर तो कहीं और से लाया है ना, तो रास्ते का खर्चा, जिस टेम्पो में, ट्रक में सामान आया होगा उसका खर्चा, जिसको हम कैरेज बोल सकते हैं, जिसको हम कैरेज बोल सकते हैं। उसके अलावा जो ये शॉप है, जिस दुकान में सामान पड़ा है, अगर ये दुकान किराए की है, अगर ये दुकान किराए की है तो क्या दे रहा होगा? रेंट। ये किस केस में? इफ इट इज नॉट ओन्ड, इट इज नॉट ओन्ड। और अगर खुद की है, और अगर खुद की है तो डेप्रिसिएशन, और अगर खुद की है तो डेप्रिसिएशन तो होती ही होगी, ये भी एक खर्चा हो गया। उसके अलावा दुकान में कोई ना कोई छोटू रखा होगा, कोई ना कोई रामू रखा होगा, जो भी इंप्लॉई उसने रखा है उसकी वेजेस, सैलरीज, किसी भी नाम से बुला सकते हैं यहां पर, वो आप देते होंगे। उसके अलावा बहुत ज्यादा खर्चे जहन में आ ही नहीं रहे, क्योंकि लिमिटेड से खर्चे हैं, लिमिटेड सी शॉप है, इतने ही खर्चे होंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा का खर्चा आ गया, ये लीजिए। ये खर्चे की लिस्ट नॉर्मली इतनी ही बनती है, इससे हद से एक दो और हो जाएगा, लेकिन मेनली खर्चे यही आते हैं। क्या लगता है, क्या हम इसकी कॉस्ट अकाउंटिंग करने वाले हैं? भाई खर्चे ही कहां हैं कॉस्ट अकाउंटिंग करने के लिए? बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंट में सजेस्ट क्या करूं? परचेज कॉस्ट है, मैं इसमें क्या ही सजेस्ट कर दूंगा यार। ऐसे जितनी दुकान में जगह बेचारा उस हिसाब से सामान ले आता है, और एक ही तरह का सामान थोड़ी है। अगर मान लीजिए आटा रखा है तो आटा भी किसी एक ब्रांड का नहीं रख सकते।
4-5 ब्रांड का आटा रखा होगा, चावल है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के रखे होंगे, चॉकलेट है, बिस्किट है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के रखे होंगे कि कोई भी जो पर्सन आएगा उसकी रिक्वायरमेंट को अचीव कर पाए, उसकी रिक्वायरमेंट को मीट कर पाए। तो इसमें मैं कोई सजेशन देने से रहा। कैरेज है, टेम्पो वाले ने अपना खर्चा लेना ही है, रेंट जितना देना है उतना देना ही है, डेप्रिसिएशन एज पर द रूल उतनी लगनी है, सैलरीज दे रहा है, कितने ही देते होंगे। एक नॉर्मल शॉप में सेठ जी तो बैठ के काउंटर पर, एक इंप्लॉई होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, ऐसा तो नहीं है ना 1000 इंप्लॉई होंगे। कॉस्ट रिडक्शन का स्कोप कहां है इसमें? बिजली का बिल सरकार को देना है, मैं इसमें क्या एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हेल्प करूं? बहुत ज्यादा स्कोप हमें ट्रेडर में नहीं दिखता। चाहे बिजनेस इन गुड्स इज बिंग डन बाय ट्रेडर, बट यहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप बहुत ज्यादा नहीं है। यहां से यह सिखाना चाह रहा था कि जब हम पूरा सब्जेक्ट अंत तक लेकर जाएंगे तो हम ट्रेडर्स की बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि इनके लिए हमारा यह सब्जेक्ट एप्रोप्रिएट नहीं है। ऐसा नहीं कि स्कोप नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। सिर्फ इनको सोचकर हम अगर सब्जेक्ट पढ़ने बैठे तो सब्जेक्ट 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगा। वी शिफ्ट आवर फोकस टू द नेक्स्ट पार्टी। हमने कहा गुड्स के अंदर डील कर रहे हैं। ट्रेडर के अलावा एक और व्यक्ति है जिसका नाम है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर, जैसे ही मैन्युफैक्चरर वर्ड सुनते हैं, किससे बना है? मैन्युफैक्चर से। मैन्युफैक्चर का मतलब चीजों को बनाना, चीजों को बनाना, चीजों को मतलब गुड्स को बनाना। यह व्यक्ति कौन है? जो एक्चुअल में उस सामान को प्रोड्यूस कर रहा है। कौन सा सामान? विच द ट्रेडर इज सेलिंग। मैन्युफैक्चरर क्या करता है? ही सेल्स द फिनिश्ड गुड्स। ये भी फिनिश्ड गुड्स बेच रहा है, लेकिन ये फिनिश्ड गुड्स खरीद नहीं रहा, ये उनको बना रहा है। ये क्या करता है? ही डजंट परचेज द फिनिश्ड गुड्स, ही परचेजेस द रॉ मटेरियल। ये खरीदते हैं रॉ मटेरियल और बेचते हैं फिनिश्ड गुड्स। डिटेल में बात चलती रहेगी। एफजी का मतलब तो यहां लिख लिया था, आरएम का मतलब लिख दें, फुल फॉर्म रॉ मटेरियल, जिसको कच्चा पदार्थ, कच्चा सामान भी आप कह सकते हैं। रॉ मतलब जो बिल्कुल बेसिक है, जो कच्चा है, जिसके ऊपर भी कोई रिफाइनमेंट नहीं हुई। यहां पर जब हम अब बात करेंगे खुलकर, मैन्युफैक्चरर वो व्यक्ति है जो कि मैन्युफैक्चर कर रहा है। और जैसे ही मैन्युफैक्चरर माइंड में सुनते हैं, वी प्रीसपोज अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री जहन में आ जाते कि यार एक ना फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चर जहां पर सामान होता है, कुछ मशीन्स एक्सेट्रा लगी होंगी, काफी सारे लोग होंगे जो मशीनों पर काम कर रहे होंगे। जी हां, तो मैन्युफैक्चरर उसी का नाम है जो व्यक्ति मैन्युफैक्चर कर रहा है। मैंने कहा थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, आईटीसी कंपनी का गुड्डे है, गुड्डे बिस्किट लिया हमने ट्रेडर से, लेकिन ट्रेडर को कहां से मिला? ये बना कहां? आईटीसी में। तो आईटीसी की एक फैक्ट्री होगी जहां पर ये बिस्किट बनते होंगे। बिस्किट कैसे बनता होगा? बिस्किट बनाने के लिए यूज होता होगा आटा, मैदा, सूजी नहीं, आटा, मैदा, सूजी, शुगर, उसके अलावा मिल्क, और भी तरह तरह के पदार्थ यूज होते होंगे। जब आप गुड्डे का पैकेट लेंगे बिस्किट का, इस बार आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप कहेंगे यार इंग्रेडिएंट दिखाओ जरा, सर ने भी कुछ इंग्रेडिएंट बताए थे, देखें जरा क्या क्या है इसके अंदर। तो जब भी कोई इंसान मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो तरह तरह के मटेरियल्स अरेंज करता है फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस, उन सभी को एक साथ लेकर आता है। फैक्ट्री में सब असेंबल होते हैं, मतलब फैक्ट्री में सब मटेरियल्स हमने एक जगह रख लिए। उसके बाद मशीन्स के हिसाब से, मशीन्स पर उन चीजों को हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, रॉ मटेरियल इनपुट हो रहा है, फिनिश गुड्स आउटपुट हो रहा है। मींस मैन्युफैक्चरर एक्चुअल में उस चीज को बना रहा है। और जब हम यहां पर एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो चीज एकदम से काफी हद से बदल जाती है। सबसे पहले क्या लगता है, मतलब काफी सारे एक्सपेंसेस आपके जहन में आएंगे, और जैसे मैंने कहा हमारा दिल का रिश्ता है, जो आपके जहन में है वही मेरे जहन में है। एक गाना भी था इसके ऊपर, तो दिल मिल रहे हैं मगर चुप के जो है उधर का नजारा वही है इधर का नजारा, कुछ ऐसी लाइनें। मैं उस लाइन पर आना चाहता था, आप समझ रहे हैं। आपके मन में काफी सारे खर्चे आने लगे, वही खर्चे मेरे माइंड में भी आते हैं। सबसे पहला खर्चा, आप क्या खरीद कर ला रहे हो? रॉ मटेरियल। यू आर परचेजिंग द रॉ मटेरियल। इतनी बड़ी फैक्ट्री है, ऐसा आपका प्रोडक्ट है जो 10 रुपए का आता है। गुड्डे 10 रुपए का वाले बिस्किट के पैकेट की हम बात कर रहे हैं। पूरे भारत में कहीं पर भी चले जाएंगे, सब जगह हमें मिल जाएगा। यानी कि बहुत सारा बिस्किट सेल हो रहा है, तो उसको बनाने के लिए सामान भी तो बहुत सारा खरीदा जा रहा होगा, सोर्सिंग ऑफ मटेरियल भी तो हो रही होगी। इसके लिए स्पेसिफिकली
मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट बिठाया जाता है जिसको बोलते हैं परचेज डिपार्टमेंट। जैसा कि नाम से क्लियर है, इस डिपार्टमेंट का मेन कर्तव्य यही है कि आपका मेन एम है सामान को परचेज करना, आपने सामान को खरीद कर लाना है, सो दैट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब प्रोड्यूस करेगा उसके पास किसी भी चीज की कमी ना हो। अगर एक नॉर्मल घर के अंदर एग्जांपल लें तो परचेज डिपार्टमेंट कौन है? पापा जी हैं। मम्मी जी ऑर्डर दे देती, चावल खत्म हो रहे हैं, चावल ले आना, आटा खत्म हो रहा है, आटा ले आना। लाता कौन है? पापा। पापा जी ले आते हैं। तो परचेज डिपार्टमेंट कौन हो गए? पिताश्री। सामान ले आए, किचन में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रही है। उस आटे को डिब्बे से निकालकर प्रांत में डालकर पानी मिलाया, आटा गूंधा और उसके बाद तवे पर रोटी को चढ़ा दिया, तवे पर उस आटे को लगा दिया गोल गोल करते हुए और फटाफट रोटी बनकर आ गई। मतलब हमने आटे से रोटी बना दी। क्या कर दिया? प्रोडक्शन कर ली। रॉ मटेरियल क्या था? आटा था। जैसे और अगर मान लो मम्मी ने पापा को कहा आटा खत्म हो रहा है, अगर शाम को ऑफिस से आते हुए आटा नहीं लाए तो रात को रोटी नहीं बन पाएगी। और पापा जी एज यूजुअल शाम को आए और मम्मी ने पूछा आटा कहां है? पापा आटा लाना भूल गए। रात काफी हो चुकी थी, दुकान बंद हो चुकी है, एज्यूम करते हैं। और अब क्या घर में प्रोडक्शन हो पाएगी? आंसर है नहीं भाई। जब रॉ मटेरियल नहीं है तो प्रोडक्शन कैसे होगी? वही बात यहां पर लागू होती है। परचेज डिपार्टमेंट का एम है सभी तरह के मटेरियल्स को अरेंज करना सो दैट दे बिकम अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन एट द राइट टाइम इन द राइट क्वांटिटी, एंड द परचेज डिपार्टमेंट हैज टू मेक श्योर दैट दीज आर परचेज्ड एट द राइट प्राइस। जो हमने यहां पर बात की थी परचेज कॉस्ट की, ट्रेडर के केस में वहां पर ज्यादा स्कोप नहीं था, क्योंकि आप कंपनी से खरीद रहे हो, उनके प्राइसेस सेट हैं, उस प्राइस पर आपको लेना है और आगे आपको बेचना। और आपकी इतनी ज्यादा नेगोशिएशन पावर भी नहीं है, छोटी सी दुकान है, कितना नेगोशिएट करोगे, कितना ही सामान खरीद लोगे। नेगोशिएशन भी तब होती है जब बल्क की बात होती है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं गुड्डे की, आपको जो मटेरियल चाहिए बनाने के लिए, कितना सारा ह्यूज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चाहिए, देन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे सप्लायर से सामान लें जो कि आपकी सभी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाए। तो परचेज डिपार्टमेंट होगा। परचेज डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मतलब उनके खर्चे होंगे। जब वो परचेज कर रहे हैं उस सामान को खरीदने का खर्चा होगा। मतलब हाँ, यहां पर हमें काफी सारा स्कोप दिख रहा है, खर्चा काफी है, तो हम उसमें अपना जो है योगदान देंगे, उस खर्चे को कम कैसे किया जाए। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन। आपने एक बार सामान खरीद लिया, उसके बाद सामान की होगी प्रोडक्शन, जिसके लिए जिम्मेवारी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पुत्र प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सामान को प्रोड्यूस करेगा, जिसके लिए जरूरी है परचेज डिपार्टमेंट जो सामान लेकर आए वो तो है ही है हमारे पास, उसके अलावा फैक्ट्री के अंदर मशीन्स हैं जिनके ऊपर लेबर काम कर रही है। मींस इतने सारे लोग एज अ लेबर काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों की सैलरीज देनी होती होंगी। जो मशीन्स हैं, मशीन्स को आप खरीद कर लाए हैं, कितनी हैवी हैवी मशीन्स हैं, कितने सारे रुपए आपके जा रहे होंगे। और उन मशीन से संबंधित जब वो मशीन्स चल रही हैं, वो मशीन्स इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम कर रही हैं, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, तरह तरह के कंज्यूमेबल्स उन पर लग रहे हैं। मतलब वहां पर भी एक काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर हो रहा है, जहां पर हमें स्कोप दिखता है। मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और आपने किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, तो आप किसका हिस्सा हुए? आप ना तो परचेज वाले हैं ना प्रोडक्शन वाले हैं, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट का हिस्सा हो गए। दिन रात मेहनत करके सीए पास किया, पैकेज बढ़िया लग गया हमारा, इसीलिए तो कर रहे हैं कि हाँ हम अपने भविष्य को सुधार सके। कई बार हम बच्चों से पूछते हैं सीए क्यों कर रहे हो, बच्चे घुमा फिराकर जवाब देते हैं सर रेपुटेशन बहुत है सर। मैं कहता हूं भाई सीधी बात बोल, एक मोटिवेशन पैसा भी है और इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है। आप सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों? अपने भविष्य को चमकाने के लिए। एक मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट होकर हर बच्चा कुछ ना कुछ सपने देखता है, उन सपनों को साकार करने के लिए कर रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, कैंपस प्लेसमेंट में गए, 30 लाख रुपए का पैकेज लग गया, 30 लाख रुपए का पैकेज। फाइनेंस डिपार्टमेंट में हैं आप। क्या सिर्फ आप इकलौते हैं? आपके अलावा और लोग नहीं है? नहीं, बहुत सारे लोग हैं। आप तो सीए हैं, उसके नीचे कुछ जूनियर्स होंगे, उसके नीचे कुछ नॉर्मल ग्रेजुएट्स भी होंगे, कुछ इंटर्न्स होंगे, तो आपके ऊपर भी कुछ लोग होंगे। यानी कि एक फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर भी कितना सारा खर्चा हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द व्यू पॉइंट? ट्रेडर वर्सेस मैन्युफैक्चरर जब कर रहे हैं तो ट्रेडर कहीं पर स्टैंड ही नहीं कर पाता, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के खर्चे बहुत आगे निकल जाते हैं। सारी डिटेल में बातचीत तो नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चरर के तो बहुत सारी चीजें होती है, वो सब डिटेल में आगे जाकर चलता जाएगा, लेकिन हां समझने के लिए कुछ एक चीजें जरूरी है, उनकी बातचीत करते रहेंगे। उसके बाद आता है जी
क्वालिटी चेक, क्यूसी डिपार्टमेंट इसे बोला जाता है। क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट की अभी भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट को मेक श्योर करना है कि जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो आपके पास सही क्वालिटी का आए, जिस क्वालिटी से आप अपना आउटपुट बनाना चाहते हैं। बिकॉज अगर आपका इनपुट ही सही क्वालिटी का नहीं है तो आपका आउटपुट भी सही क्वालिटी का नहीं होगा। रॉ वेजिटेबल लेकर आए मार्केट से, अगर वो वेजिटेबल ही खराब है इटसेल्फ, तो आप जितना मर्जी उसको अच्छे से पका लो, बनने के बाद स्वाद नहीं आएगा क्योंकि रॉ मटेरियल ही हमारा खराब था। तो क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट में भी जो लोग हैं इनके भी खर्चे हैं। क्वालिटी चेक के लिए आपने तरह तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, जहां से आप जब भी रॉ मटेरियल आता है उसको क्वालिटी के लिए चेक किया जाता है। एंड सिमिलरली जब आप अपना प्रोडक्ट बना देते हैं, सेल करने से पहले इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू चेक कि जो सामान आप मार्केट में निकाल रहे हैं सेल के लिए, उसका क्वालिटी सही होना चाहिए। नहीं तो आज के डेट में तो बड़ा आसान है, लोग इमीडिएटली जाएंगे ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट, और उस बॉयकॉट में अगर आप फंस गए तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन डाउन आ सकती है। कुछ समय पहले नेस्ले के प्रोडक्ट, जो कि सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैगी की बात कर रहा हूं, मैगी की बात कर रहा हूं। पूरे भारत भर को अगर कोई कॉमन थ्रेड जोड़ता है तो दो ही चीजें हैं, एक है क्रिकेट और दूसरी है मैगी। मैगी हर घर में पाया जाने वाला तत्व जिसको पकाकर बड़े आराम से, कहते हैं 2 मिनट में बन जाती है, चाहे 2 में बने ना, लेकिन हाँ बड़ा आसान है, हर कोई बनाकर अपनी भूख मिटा सकता है। अब मैगी इतना पॉपुलर प्रोडक्ट था, कुछ समय पहले रिपोर्ट आई कि नेस्ले जो कंपनी ये मैगी बना रही है, इसके अंदर जिंक, जहां तक मुझे याद है जिंक था, या जिंक नहीं कोई और होगा, हम उसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करें कि मटेरियल कौन सा, तो वी आर नॉट स्पेसिफिक ऑन दैट। हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हम उस प्रोडक्ट में एक पर्टिकुलर चीज की मात्रा ज्यादा पाई गई, जिसके कारण यह कहा गया कि अगर आप इसको कंज्यूम करेंगे तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। और कुछ समय तक मैगी लोगों ने खाना बंद कर दिया था। नेस्ले कंपनी का हाल खराब हो चुका था, उनका मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट था। लेकिन समय रहते बात संभाल ली, ऑर्गेनाइजेशन संभल गई, अदरवाइज बात इस पॉइंट तक पहुंच चुकी थी कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ये जो मेन वर्टिकल था, ये जो प्रोडक्ट था, यही शायद जीरो अंडा हो जाए तो आज की डेट में एग्जिस्ट ही ना कर पाता। आप सोशल मीडिया पर कई बार पढ़ते हैं, आपके घर में आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, अगर आपने नहीं सुना है ऐसा, बहुत बार न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया पे देखने को मिलते हैं कि फलाना ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने इतने यूनिट्स ऑफ कार्स वापस बुला लिए क्योंकि उन्हें पता चला कि इसमें कोई खराबी है, उसको ठीक करना है। कुछ समय पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मारुति कंपनी ने 84,000 समथिंग एक पर्टिकुलर ब्रांड की गाड़ियां वापस मंगवाई, और ये पहली बार नहीं हुआ। और सिर्फ मारुति के साथ ऐसा नहीं है, ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स में कभी ना कभी ये दिक्कत आती है। अब आप इतनी सारी गाड़ियों को वापस मंगवा रहे हैं और कस्टमर तो पैसा नहीं देगा, क्योंकि गलती किसकी, आपका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। तो आप अपने पर्सन्स अपॉइंट करोगे जो कि लोगों के घरों से जाकर गाड़ी लाएगा वर्कशॉप में आप उसका जो पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम है उसको चेंज करोगे। समझ रहे हैं, इतने सारे ह्यूज लेवल पर, मैक्रो लेवल पर आपका खर्चा कितना ज्यादा हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द थिंग, क्योंकि आपने सही से पहले क्वालिटी चेक नहीं किया था। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट का होना बड़ा आवश्यक है, मतलब इसके अपने खर्चे, जबकि ट्रेडर में तो खर्चा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ी सी सेल्स डिपार्टमेंट की। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट भी नाम से क्लियर है कि इसका मेन पर्पस है कि अपने सामान को सेल करना, हर जगह तक इसको पहुंचाना। आप भारत के किसी भी कोने में हैं, आपको कुरकुरे बड़े अच्छे लगते हैं, कुरकुरे खाने का मन करके आप कहते हैं आई वांट टू हैव कुरकुरे, लेकिन आप अपने शहर में नहीं है, किसी दूसरे शहर में, क्या कुरकुरे नहीं मिलेंगे? आप जाकर कहोगे शॉप पर, भैया 10 रुपए थे तुरतरे देना, तुरतरे मिल जाएंगे आपको, बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये किसने इंश्योर किया कि आपका सामान, जो ऑर्गेनिक का सामान है, वो हर जगह मिल जाए? सेल्स डिपार्टमेंट अपनी सेल्स टेक्निक के साथ, नेटवर्क इफेक्ट के साथ ही मेक श्योर करता है कि आपका प्रोडक्ट जो कि ग्लोबल लेवल का है वो हर जगह पर उपलब्ध हो जाए। गुड्डे का बिस्किट खाने का मन कर गया, क्रैक जैक खाने का मन कर गया, आपका हल्दीराम की भुजिया खाने का मन कर गया, तो ये सभी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको कहीं पर भी मिल जाएंगी। यानी कि देयर इज अ सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, उन सबके भी तो अपने खर्चे होते होंगे। सेल्स करना है सामान को, प्रोडक्शन करने के बाद कहां रखा होगा? एक बड़ा सा वेयर हाउस होगा, उस वेयर हाउस के अंदर सामान को स्टोर करते होंगे, और जब जब सेल होती है उस वेयर हाउस से सामान निकलता है ट्रक में लोड होकर और चला जाता है डेस्टिनेशन की तरफ। उस वेयर हाउस के भी तो खर्चे होंगे, वेयर हाउस का खुद का रेंट होगा, अगर किराए पर लिया और अगर किराए पर नहीं है, खुद का है, तो उसका डेप्रिसिएशन लगता होगा वेयर हाउस में, वेयर हाउस कीपर होगा, वेयर हाउस में स्टाफ होगा, कितने सारे तरह तरह के खर्चे हम इमेजिन कर सकते हैं।
और अंत में एक और बात कर लेते हैं, जैसा मैंने कहा था सूची नेवर एंडिंग है, इसमें और भी बहुत सारी डिटेल में बातचीत की जा सकती है, लेकिन हमें समझने के साथ साथ मेक श्योर कि हम समय के अनुसार जो है चलेंगे, बहुत ज्यादा इस पर समय नहीं लगाएंगे। अंतिम एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे ट्रेडर के पास तो खुद के अलावा सेठ जी के पास एक या दो लोग थे स्टाफ में, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता। डिपेंडिंग अपॉन द साइज कुछ 20, 50, 100, मिनिमम 1000, 2000, 10,000, 1 लाख कितने भी लोग हो सकते हैं। अगर एक भी व्यक्ति छोड़कर जाता है तो उसके हिस्से का काम कौन करेगा भाई, उसकी रिप्लेसमेंट तो चाहिए ना। अब बाकी सभी डिपार्टमेंट, मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से एक इंसान छोड़कर चला गया तो क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ढूंढ कर लाएगा क्या? अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इस काम को करने में बैठ गया तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला काम कौन करेगा? परचेज वालों से 2 लोग छोड़कर चले गए, आप फाइनेंस वाले से चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप कहते भाई मेरे को तो बढ़िया नहीं लग रहा, मेरे को तो ऑफर आ गई 50 लाख का पैकेज मिल रहा है, अभी तो यहां 30 था, मैं तो चला। अब आप चले गए, आप जो काम करते थे वो काम करेगा कौन? अब फाइनेंस वाले तो ढूंढने नहीं जाएंगे, एचआर डिपार्टमेंट जाएगा। एचआर डिपार्टमेंट का काम यही है कि एक तो जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है उनका ध्यान रखना, जो भी चीजें होती हैं कंप्लायंसेस और जो नॉन कंप्लायंसेस, अपने वर्कफोर्स को सही से लॉयल रखने के लिए, उनको कंटिन्यू करवाने के लिए जो भी चीजें एचआर डिपार्टमेंट वो तो करता ही है। उसके अलावा अगर कोई भी इंप्लॉय छोड़कर जाता है टू मेक श्योर को उसका रिप्लेसमेंट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम आ जाए, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का वर्क हैम्पर ना हो, उसके लिए एचआर डिपार्टमेंट भी है। तो एचआर डिपार्टमेंट में फिर से बहुत सारे लोग हैं। जब एचआर डिपार्टमेंट नया व्यक्ति ढूंढने जाएगा, अखबार में इश्तिहार देगा, एडवर्टीजमेंट दिया तो उसका पैसा लगा। आप कहोगे हम नौकरी.com, monster.com पर जो है एडवर्टीजमेंट डाल देते हैं कि हमें बंदे चाहिए, वो नौकरी.com, monster.com भाई अपने घर के तो है नहीं, वहां भी एडवर्टीजमेंट देने का पैसा लगेगा। आप कहते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट छोड़कर गया, चलो कैंपस प्लेसमेंट में चलते हैं। कैंपस प्लेसमेंट में जाओगे तो भाई वहां भी तो खर्चा आएगा, वहां पर अपना स्टॉल लगाकर बैठोगे। फिर आपने कह दिया एक राउंड तो यहां हो गया, दूसरे राउंड के लिए हम आपको अपने हेड ऑफिस बेंगलोर बुलाएंगे, तो आप आने जाने के टिकट का खर्चा दोगे। हो सकता है आप अपने ऑफिस में इंटरव्यू ना करके किसी एक कॉमन 5 स्टार आपने ले लिया, कोई होटल आपने ले लिया रेंट पर 2 दिन के लिए, और आपने वहां पर एक प्लेसमेंट ड्राइव रख दी जहां पर बहुत सारे कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो उस 5 स्टार होटल में आपने खर्चा किया अपना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो नंबर ऑफ एक्सपेंसेस प्रैक्टिकली आर अनलिमिटेड। मींस जब हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं देन यस देयर इज अ स्कोप फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं स्कोप फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग, तो मैं ये कह सकता हूं यहां पर तो क्रॉस है ट्रेडर में, लेकिन यहां पर टिक है। और आप आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आप देखेंगे हमारा जो पूरा सब्जेक्ट है वो टिका हुआ है इसी पर, पूरा सब्जेक्ट इसी पर टिका हुआ है। जितने भी चैप्टर्स बनेंगे हर चैप्टर के अंदर मैं आपको कनेक्ट करवाऊंगा कि किस तरह से ये हमारे मैन्युफैक्चरर से संबंधित है और हमें क्या क्या काम करने होंगे उस कॉस्ट को कम करने के लिए। अब कुछ लोग यहां पर सोच रहे होंगे सर इस सब्जेक्ट की अलग से जरूरत क्या पड़ी, अकाउंट्स पहले से तो था, मैं उसकी बात करने वाला हूं थोड़ी देर में। लेकिन हां अभी जिन बच्चों के मन में सवाल उठ रहा है एक चीज बता दूं, अकाउंट्स खर्चे को कंट्रोल करने की बात नहीं कहता। अकाउंट्स तो कहता है अच्छा खर्चा हो गया P&L में लिख दो या ट्रेडिंग में लिख दो, बस इतनी सी बात करे से। खर्चा क्यों हुआ, क्या इतना होना चाहिए था, और इसको कम कैसे करेंगे, ये बात अकाउंट्स नहीं बताता। अकाउंट्स के तो हाथ खड़े होके कह रहा ये मुझे नहीं पता, ये तो जाके किसी और से पूछो। तो किस और से पूछेंगे भाई, ये सब्जेक्ट बताएगा हमें। उसके बाद आता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर हमेशा से एक इंपॉर्टेंट सेक्टर रहा है, लेकिन बेचारा इग्नोर सा रहता है, लोग इग्नोर बड़ा करते हैं, इसको तवज्जो नहीं देते जितनी तवज्जो गुड्स को देते हैं, इतनी तवज्जो नहीं देते। लेकिन हां इसकी बातचीत है। और हमारे सिलेबस में भी हाल कुछ इस कदर है कि आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर हैं सभी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से बने। सिर्फ एक चैप्टर है जो सर्विस वालों का, उस चैप्टर का नाम है सर्विस कॉस्टिंग, जिसको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी कहा जाता है। सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी जिसे कहा जाता है। एग्जाम्पल से बात करेंगे सर्विस सेक्टर की। मैंने कहा था सर्विस सेक्टर का मतलब ऐसा सेक्टर जो कि सामान नहीं बेच रहा, जो कि टेंजिबल आइटम में डील नहीं कर रहा। काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि आइटम में भी टेंजिबल ऑल्सो, इंटेंजिबल तो हो ही सकती है, टेंजिबल भी हो सकती है, लेकिन उसकी ओनरशिप चेंज नहीं हो रही। यू आर कंज्यूमिंग दैट पर्टिकुलर सर्विस और बाद में उसी पार्टी की वो हो जाती है। बिस्किट है, चॉकलेट है, चिप्स है, ये क्या चीजें हैं, गुड्स हैं। आप खरीद कर लेकर आ सकते हो। आप कह सकते हो हाँ मैंने बिस्किट खरीदा। आप छुट्टी मनाने चले गए, आप ये तो नहीं कहो कि मैं होटल खरीद आया। आपको कोई बीमारी लग गया, आप हॉस्पिटल गए, आप ये तो नहीं कहो मैं डॉक्टर खरीद लाया। नहीं, आप डॉक्टर को दिखाकर आए, आप होटल में रहकर आए। तो ये क्या एग्जाम्पल है, सर्विस सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। अब हम भी जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में एग्जाम्पल लिया था, वैसे ही सर्विस सेक्टर में भी एग्जाम्पल लेकर बात करेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए,
चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, सीए क्लियर हो गई हमारी। आप कहते घर पे अब तो मैं घूमने जाऊंगा, घूमने जाऊंगा, और पूरे भारत की एक ही चीख, एक ही पुकार। जब घूमने जाने की बात आती है तो बच्चा भारत में एक ही जगह जाना पसंद करता है, उलाला गोवा। ऐसा क्या है गोवा में हम नहीं जानते, लेकिन हां जहां पर भी जाएं, ऑल इंडिया टूर जब मैं करता हूं, पूरे भारत के हर कोने तक जाकर हम हर स्टेट में कई सारी सिटीज को टच करते हैं। जिस भी स्टेट की जिस भी सिटी में जाते हैं, जब मैं बच्चों से पूछता हूं बेटा घूमने कहां जाओगे, एक ही स्वर में एक ही साथ पूरी ऑडियंस बोलती है गोवा। ऐसा क्या है गोवा में? चलिए मान लिया हम गोवा जा रहे हैं, आपने कहा प्लेन की टिकट फटाफट बुक करते हैं, गोवा जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आप चंडीगढ़ में हैं, चंडीगढ़ से जा रहे हैं गोवा, आपने फ्लाइट बुक कर ली, 5,000 रुपए की टिकट, आप पूरी तरह से सेट हैं, बैग पैक किया, शॉर्ट्स डाले। गोवा के लिए स्पेशल ड्रेस कोड होता है जी, गोवा के लिए स्पेशल ड्रेस कोड माना जाता है। शॉर्ट्स हैं, रंग बिरंगे से टी शर्ट जिस पर काफी कुछ जो है चित्रकारी हो, फूल फ्लावर बने हो, नारियल के पेड़ बने हो, तो फील आती है वहां जाकर, ऐसा माना जाता है। तो आपने पूरी तैयारी अपनी कर ली, एयरपोर्ट पर पहुंच गए, फ्लाइट में बैठ गए और पूरी तरह से तैयार है, मन पूरी तरह से खुश है क्योंकि पहली बार गोवा जा रहे हैं, आज तक तो सिर्फ सपनों में देखा था। लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट रह चुके हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं। जैसे ही फ्लाइट में बैठे, आप देख रहे हैं फ्लाइट में तो इतने सारे लोग हैं, आगे पीछे देख रहे हैं, बगल में भी लोग हैं, इधर भी लोग हैं, आप कह रहे हो फटाफट से माइंड में कैलकुलेशन हो गई, 5,000 रुपए मुझसे लिए हैं, 3 सीट इधर 3 सीट इधर, एक रो में 6 लोग बैठे हैं और ऐसी 30 रोज हैं। आपने फटाफट से कैलकुलेशन करी, 9 लाख रुपए बन गए, पूरा प्लेन भरा हुआ है। आप कहते 9 लाख, एक फ्लाइट से 9 लाख रुपए कमा रहे हैं, धंधा तो भाई ये लोग कर रहे हैं, रेवेन्यू फटाफट से निकाल लिया। लेकिन खर्चों के बारे में भी तो सोचो। सर्विस सेक्टर में यही सवाल है, लोगों को लगता है कि सर्विस सेक्टर में तो कॉस्ट है ही नहीं, कॉस्ट का स्कोप ही नहीं है, खर्चा पता नहीं कहां होता है, लेकिन खर्चा है। सोचते हैं, आइए एग्जाम्पल लिखते हैं और सोचते हैं इसके बारे में। एग्जाम्पल एयर ट्रेवल का बनाते हैं। एग्जाम्पल एयर ट्रेवल, फिर से आप सोचेंगे खर्चे और आपके जो जहन में आएंगे, मैं आपके दिल की पुकार सुनकर यहां पर इन खर्चों की लिस्ट बनाऊंगा। आज का हमारा मेन एम यही है, हमें सारे बेसिक्स क्लियर करने हैं, सो दैट जब हम पहले चैप्टर पर जाएं तो हमें चीज समझ में आ जाए कि हां इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने उस लेक्चर में ऐसे पढ़ा था और सर ने बताया था। चलिए जी, एग्जाम्पल ऑफ एयर ट्रेवल एक्सपेंसेस बोलने स्टार्ट कीजिए। सबसे पहली चीज, जिस प्लेन में बैठे हैं कौन उड़ा रहा है उसे? पायलट साहब उड़ा रहे हैं, तो पायलट साहब की सैलरी आएगी। हाय, दिस इज कैप्टन दिस, along with me is Mr. this, and we have a crew in this, and we are flying from Chandigarh to Goa. The distance is approximately 1500 kilometer, which we shall be covering in 1 hour and 30 minutes. Thank you. Okay, ये लीजिए जी। तो जो हमारे पायलट साहब हैं उनकी सैलरी आ गई, लेकिन क्या पायलट जी को सैलरी हर फ्लाइट के हिसाब से मिलती होगी? उनकी तो सैलरी मंथली है और एक महीने में कितनी बार उड़ाते होंगे, तो कुछ प्रोपोर्शन यहां पर आ गया पायलट सैलरी। उसके बाद जो देवी जी हैं विमान में सुसज्जित, 2 द्वार आगे और 2 द्वार पीछे इस तरह से खुलेंगे, और अगर इमरजेंसी हुई तो ये होगा, ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाएगा। बात कर रहे हैं एयर होस्टेस की। सो एयर होस्टेस की सैलरी आ गई जी। आप कह रहे ले ये 2 खर्चे हैं, और कोई खर्चा तो है ही नहीं बेटा। कैसे जा रहे हो गोवा? प्लेन में बैठकर जा रहे हो, वो खुद एरोप्लेन, वो खुद एरोप्लेन का भी तो खर्चा है। एरोप्लेन, हवाई जहाज, एरोप्लेन का खर्चा। नॉर्मली जो भी कंपनीज हैं एरोप्लेन लेती हैं लीज पर। सो अगर ये लीज पर है तो आपका लीजिंग का रेंट जाता होगा, लीज पर मतलब किराए पर लिया होगा, और अगर बाई चांस आपका खुद का है तो इसकी डेप्रिसिएशन होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि एक प्लेन आपने लिया आजीवन भर उड़ाते रहोगे, जैसे भाई एक नॉर्मल 2 व्हीलर लेते हो, 4 व्हीलर लेते हो, एक लाइफ होती है, तो वैसे इनकी भी लाइफ है। तो एरोप्लेन खुद का जो है आपका, तो डेप्रिसिएशन, अगर कहीं से लिया है तो लीज, सबसे बड़ा खर्चा तो ये है। उसके अलावा क्या खर्चा है? उसके अलावा क्या खर्चा है? अगर आपने एक फ्लाइट ली है, मान लीजिए इंडिगो की फ्लाइट ली है, इंडिगो के पायलट आपने सोच ली, इंडिगो के एयर होस्टेस सोच ली। जब आप एयरपोर्ट पर एंटर हुए थे, उसके बाद जब आपने अपना बोर्डिंग पास लिया, अपना लगेज दिया, किसको दिया? वो भी तो इंडिगो के लोगों को दिया। वो कौन है? ग्राउंड स्टाफ, उनकी भी तो सैलरीज है। वो भी पैसे इन्होंने रिकवर कहां से करने हैं? इस फ्लाइट से तो रिकवर करने हैं भाई। ये लीजिए ग्राउंड स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ के खर्चे हो गए। उसके बाद एरोप्लेन को उड़ा तो हवा में रहे हैं, वो तो किसी की नहीं है,
जितना मर्जी उड़ाएं हवा में, कोई उसके पैसे नहीं मांग रहा आपसे अलग से। लेकिन जब आकर लैंड हुए, जब एयरपोर्ट आकर लैंड हुए, तो वो एयरपोर्ट आपसे लैंडिंग चार्जेस मांगेगा। हर फ्लाइट के लैंडिंग चार्जेस होंगे। फिर आपने मान लीजिए फ्लाइट गोवा पहुंच गई है दोपहर को 2 बजे, और वहां से अब वही फ्लाइट वापस आएगी, लेकिन शाम को 7 बजे चलेगी। 5 घंटे के लिए एरोप्लेन को कहां लेकर जाएं? वहां से उड़ाकर बीच पर जाकर खड़ा कर दें, एयरपोर्ट पर ही खड़ा रखें? भाई एयरपोर्ट पर खड़ा रहेगा। क्यों खड़ा रहेगा? जब कहीं पर जाते हैं अपनी गाड़ी से भी, 2 व्हीलर तक से, और कहीं पर गाड़ी पार्क करते हैं तो पार्किंग के पैसे लगते हैं। ये तो फिर भी हवाई जहाज है, हवाई जहाज के पार्किंग के पैसे लगेंगे, हवाई जहाज की पार्किंग के खर्चे हो गए। तो इस तरह से कई सारे और खर्चे जो हैं होते हैं। जब आप कई बार जो होता है, जो एयरपोर्ट्स बड़े हैं वहां पर आपको बोर्डिंग गेट से लेकर एक्चुअल एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए बसेस होती हैं। वो बसेस की कॉस्ट, उन बसेस को चलाने के लिए ड्राइवर्स हैं, समझ रहे हैं? तो देयर आर प्लेंटी ऑफ एक्सपेंसेस इवन इन द सर्विसेज सेक्टर। दैट्स व्हाई हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप है सर्विस सेक्टर के लिए भी। इसे समझना बहुत जरूरी है। हालांकि जैसा मैंने कहा, सर्विस सेक्टर कई तरह के हैं। अब जैसे मान लीजिए आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, एक मैं कह सकता हूं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में बस आ गई, आप बस के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, आप रेलवे के थ्रू कर सकते हैं, बाय एयर कर सकते हैं, शिप क्रूज के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है लेट्स से हॉस्पिटल्स हो गए, ये भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, होटल्स हो गए, ये भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद जैसे गुड्स की ट्रांसपोर्ट, जैसे पैसेंजर की ट्रांसपोर्ट है, वैसे गुड्स की ट्रांसपोर्ट भी है। तो कई सारे सर्विस सेक्टर हैं, लेकिन हमारे लिए हर सर्विस सेक्टर का अलग से चैप्टर नहीं है। एक ही चैप्टर के अंदर हम सभी का थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स लेते हैं, और ये हमारे सिलेबस का अंतिम चैप्टर माना जाता है। तो जो मैंने लिखा था स्कोप फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें मैं टिक यहां पर भी लगा देता हूं। स्कोप फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है और सर्विसेज के लिए भी है। उम्मीद करता हूं आपने साथ साथ नोट किया होगा। अगर नहीं भी किया, ये बेसिक है, चल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, आगे जो बातें करने वाला हूं वो सारी नोट होनी चाहिए साथ में। काफी सारी बात हमने कर ली कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। थोड़ा थोड़ा माइंड अब हमारा ओपन हो रहा होगा कि यार ये सब्जेक्ट करेगा क्या। अकाउंट्स में जो पढ़ते हैं उससे बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल भिन्न बात जो है की जा रही है। आइए जी आगे बढ़ते हैं, मैं आपको लेकर चलता हूं आगे। अभी हमारा चल रहा है बेसिक्स बिल्कुल, और हम यहां पर आते हैं, नेक्स्ट हेड अपना लिखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये एक काफी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहने वाला है। आप सभी लोग आए हैं ऐसे बैकग्राउंड से जहां पर हमने अकाउंट्स को पढ़ा है, और कुछ विजिबल चेंजेस हम देखना चाहते हैं, कुछ विजिबल डिफरेंसेस जो इन दोनों के अंदर होते हैं, फाइनेंशियल वर्सेस कॉस्ट। वैसे जो मैंने बताया बात हमें काफी समझ आ गई, फिर भी एक दो पॉइंट जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, अगर इसके बारे में डिटेल में जानना होगा तो मैं आपको दिखा दूं कॉस्ट गाथा, मैंने ओरिएंटेशन सेशन में भी दिखाई थी, ये हमारी किताब है। इसकी थोड़ी सी ग्लिम्स आपको दूंगा, कुछ चीजें यहां से मैं आपको पढ़वाने वाला हूं। और ये देखिए, तो इसमें जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा, ये लीजिए, ये आ जाता है। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग विज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो आपको ऐसा किताब मिलेगा कॉस्ट गाथा का, जो कि पूरी थियोरेटिकल किताब है। कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्टार रेटिंग दी हुई है साथ में। तो ये हमारे हिसाब से 5 स्टार क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन का अपना एक वजूद है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे पॉइंट लिखे, थियोरेटिकली पढ़ने के लिए काफी सारे पॉइंट है कि फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे डिफरेंट होते हैं आपस में एक दूसरे से। 12 पॉइंट दिए भाई, एग्जाम में 4 या 5 नंबर का हद से ज्यादा आएगा, तो बहुत सारे पॉइंट है। लेकिन हम उन पॉइंट्स पर नहीं जा रहे, मैं आपको बेसिक डिफरेंस जो है बताने वाला हूं कॉस्ट और फाइनेंशियल में। सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट से डील करती है। जब भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं, कभी भी कंट्रोल ऑफ एक्सपेंस ये वो बात नहीं की जाती। सिंपल सीधी सीधी बात है कि आपने पूरे साल में जो भी किया है उसकी परफॉर्मेंस आपको बतानी पड़ेगी टू द वेरियस स्टेक होल्डर्स हु आर इन्वॉल्व। स्टेक होल्डर का मतलब होता है ऑल द पीपल हु आर इन्वॉल्व विद द बिजनेस। जैसे अगर मैं कंपनी हूं तो मेरे साथ कौन है, एक स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर हो गया। शेयर होल्डर इज अ काइंड ऑफ स्टेक होल्डर। मेरे जो इंप्लॉइज हैं वो कौन हो गए, स्टेक होल्डर। जिन लोगों से मैं सामान खरीदता हूं, कौन, क्रेडिटर्स, वो हो गए स्टेक होल्डर। मैंने बैंक से लोन लिया है तो लेंडर, ये कौन हो गया, स्टेक होल्डर। गवर्नमेंट, जिसको मैं टैक्सेस जमा कराता हूं, वो कौन हो गया, स्टेक होल्डर। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो एक मेन एम रहता है वो है रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट, इंफॉर्मेशन एस्पेक्ट। और सीए फाइनल में तो अकाउंट्स नामक सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सीधी बात, नो बकवास। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग करेंगे किसकी, फाइनेंशियल एस्पेक्ट की, तो नाम हो गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इस प्रकार से बातचीत की जाती है। वहीं कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, कॉस्ट कंट्रोल, खर्चे को कंट्रोल करना, ठीक है ना। कुछ कुछ बातें करेंगे यहां पर।
एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। लेट्स से ये एक पर्टिकुलर ईयर का टाइमलाइन है, ये एक पर्टिकुलर ईयर का हमने टाइमलाइन बना लिया। 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट हुआ और नेक्स्ट 31 मार्च को ओपन हो जाएगा। पूरे साल में जो भी घटित हुआ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एट द एंड क्या करेगा? अगर मैं यहां पर बात करता हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे ही पूरा ईयर एंड हुआ 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के जितने भी रिकॉर्डिंग थी सारी करेगा और अल्टीमेटली हमें बताएगा परफॉर्मेंस कि आपने कैसा परफॉर्म किया एंड फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एज ऑन 31 मार्च। ये मेन एम रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हमें ये वाली चीज बता देगा। मान लो 1 अप्रैल के बाद फर्स्ट मंथ खत्म हुआ, 30 अप्रैल को हमने इस पर्टिकुलर पीरियड में कुछ खर्चा किया और हमारा वो खर्चा हो गया ज्यादा। और मान लेते हैं कि हमारे पास एज्यूम करते हैं कि कोई कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। अब पूरा साल बिजनेस करते रहे और ईयर एंड पर जाकर पता चला कि जब हमने इवेल्युएट किया तो हमारा क्या आ गया जी? वी सफर्ड ह्यूज लॉसेस। हमारा P&L के अंदर आ गया नेट लॉस। जब हमने सोचा यार ये हमारा लॉस क्यों आया, पूरा साल खत्म होने के बाद हमने देखा यार हमारा जो प्रोडक्ट है ना 20 रुपए का बेच रहे हैं और वही सेम प्रोडक्ट मतलब सिमिलर प्रोडक्ट सेम क्वालिटी दूसरा ब्रांड कॉम्पिटिटर बेच रहा है 16 रुपए का। जब 16 रुपए में वही चीज कंज्यूमर को मिल रही है तो 20 रुपए में हमारी चीज क्यों लेंगे? जिसके कारण हमें लॉस हो गया क्योंकि कोई कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं था। वहीं अगर कोई कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होता, जैसे ही पहला मंथ हमारा कंप्लीट हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम नजर रखता है इन सब चीजों पर। 1 महीने के अंदर अंदर हमें यह पता चल जाता कि अगर इस पर्टिकुलर मंथ में मेरी सेल्स कम हुई हैं तो क्या उसके रीजन है और उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाना चाहिए। तो वी कुड हैव टेकन द रेमेडियल स्टेप और हम अपना इस बाकी के ईयर का लॉस बचा सकते थे, जो कि हम नहीं बचा पाए क्योंकि देयर वाज नो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। मींस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट अकाउंटिंग, जब मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो इसका मेन एम है कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करना। कॉस्ट को कंट्रोल करने का मतलब आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं खर्चा उससे ज्यादा ना होने पाए, और अगर उससे ज्यादा हो गया मींस अगर जो कॉम्पिटिटर है वो कम प्राइस में ऑफर कर रहे, देन आई विल हैव टू टेक द स्टेप्स कि मुझे अपने खर्चे को और कम करना होगा। तो मैं यहां पर 2 टर्म्स बता रहा हूं आपको, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंपल बेसिक मतलब बताना चाहता हूं इन दोनों का। ये भी एक बार मैं आपको अपनी किताब में, थ्योरी वाली किताब में लेकर चलता हूं। कॉस्ट गाथा, ये हमारा पहला चैप्टर है कॉस्ट गाथा के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट। यहां आप देखेंगे लिखा है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। ये क्वेश्चन अनडाउटेडली 5 स्टार का है। इट हैज बीन आस्क्ड काउंटलेस टाइम्स इन द एग्जामिनेशन, काउंटलेस टाइम्स। जितनी बार भी पूछा जाए उतनी बार कम है। वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो पूछा जाता है। मैं यहां से एक चीज पढ़वाना चाहूंगा बस। कॉस्ट कंट्रोल देखते हैं क्या लिख रहा है। कॉस्ट कंट्रोल एम्स एट मेंटेनिंग द कॉस्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड। जो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि बस उसको अचीव करना है। लेट्स से एज अ स्टूडेंट आपने सोच लिया कि यार मैं ना 10 घंटे पढ़ूंगा, तो ये 10 घंटे पढ़ना है, आपका एक स्टैंडर्ड हो गया और उसको अचीव करना है अब आपने। तो उस तरह से कॉस्ट जो आपने सोची अगर उसको अचीव करने हो कहीं तो कॉस्ट कंट्रोल हो गया। मान लो आपने सोचा था कि भाई 15 रुपए की हमारी कॉस्ट होगी, 5 रुपए का प्रॉफिट कमाएंगे, 20 रुपए का सेलिंग प्राइस रखेंगे, ठीक है। तो आपकी कॉस्ट जो है 15 रुपए तक आप अपना कोशिश करें कि 15 से ऊपर ना जाने पे, और आपने इंश्योर कर दिया 15 से ऊपर जा नहीं रही, मींस यू हैव डन द कॉस्ट कंट्रोल ब्यूटीफुली। आपने बढ़िया तरीके से खर्चे को कंट्रोल कर लिया। लेकिन आपका जो प्राइस 20 रुपए का है, कॉम्पिटिटर 16 रुपए में ऑफर करने लग गया, यानी कि ये श्योर है कॉम्पिटिटर सिर्फ 1 रुपया तो कमा नहीं रहा। अगर उसी इंडस्ट्री में रहकर आप 5 रुपए का प्रॉफिट 15 के ऊपर कमा रहे हैं, मतलब कॉस्ट अगर 15 प्रॉफिट 5 तो 33 1/3% हो गया, 1/3 प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो कॉम्पिटिटर अगर 16 में बेच रहा है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि वो 15 की कॉस्ट इनकर कर रहा होगा, सिर्फ 1 का प्रॉफिट कमा रहा होगा। इसका मतलब है उसने अपनी कॉस्ट को कम कर लिया है 15 से भी। अब हमारा कॉस्ट कंट्रोल किसी काम का नहीं रहा। मतलब अब मुझे जो मैंने एक स्टैंडर्ड सेट किया था कि मुझे 15 रुपए तक की कॉस्ट रखनी है, अब मुझे उस 15 से भी कम करना होगा। तो कॉस्ट कंट्रोल तो काम में नहीं आएगा। अब जो चीज काम में आएगी उसका नाम है कॉस्ट रिडक्शन। आइए देखते हैं। कॉस्ट रिडक्शन इज कंसर्न्ड विद रिड्यूसिंग द कॉस्ट, इट चैलेंजेस ऑल द स्टैंडर्ड। आपने स्टैंडर्ड रखा था 15 रुपए का, ये उसको चैलेंज करता है एंड एंड्योवर्स टू बेटर देम कॉन्टिन्यूसली, एंड इसे कहते हैं इट्स अ रियल
एंड अ परमानेंट रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स और द सर्विसेज। जो भी आप गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट को रियल परमानेंट रिडक्शन करना, जो स्टैंडर्ड बनाया था उस स्टैंडर्ड को भी ब्रेक कर जाना कि ना भाई 15 सोचा था लेकिन अगर 15 से कम होती है तो हम अपना पूरा जोर लगाएंगे उससे कम कर पाए। तो कॉस्ट का जो मेन एम है वो ये है। आप समझ पा रहे हैं फाइनेंशियल से कितनी ज्यादा दूर है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है? जस्ट रिकॉर्डिंग एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड इन्फॉर्मिंग टू द वेरियस स्टेक होल्डर्स, प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग समय रहते कंट्रोल करता है। यही कारण है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पोस्टमॉर्टम एक्सरसाइज भी कहा जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कहा जाता है पोस्टमॉर्टम एक्सरसाइज। एक इंसान था, जब तक उसमें सांस थी वो लड़ रहा था लेकिन आप बचा नहीं पाए। पूरा काम खत्म होने के बाद आप सिर्फ पोस्टमार्टम करें, रीजन निकालें। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसा है जो कह रहा है मैं पोस्टमार्टम से पहले ही उस इंसान को बचाने की भरसक कोशिश करूंगा। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस आता है जब हम बात करते हैं कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके अलावा कई सारे डिफरेंसेस हैं, कुछ एक जो इंपॉर्टेंट है वहां यहां पर हम लिखकर जो है बातचीत कर लेते हैं। एक हमारी ये बातचीत हो गई। दूसरी बातचीत कॉस्ट अकाउंटिंग जो है यहां पर हम बात करते हैं किसकी? रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट की। यहां पर हमारा मेन जो काम रहता है रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट की। लेकिन जब बात करते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, यहां पर हमारा एम रहता है फाइंडिंग द प्रॉफिट और लॉस। सर दिखने में तो एक ही जैसा लग रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कॉस्ट रिकॉर्ड कर ली, सेल प्राइस पता लग गया तो प्रॉफिट आएगा। जी नहीं, इतना आसान नहीं है, बता देता हूं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब P&L एक्सेट्रा बनाते हो तो क्या वहां पर सेल्स की इनकम लेते हैं? जी नहीं, वहां पर तो तरह तरह की इनकम है। बैड डेट रिकवर, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रेंट की इनकम, रॉयल्टी की इनकम, तरह तरह की। कहीं से भी पैसा आ जाए हम सीधा बोलते हैं भाई इसको क्रेडिट साइड पर लिख, डेबिट साइड पर बाद में खर्चे आएंगे और प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। लेकिन जब बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, अपना मेन एम है कॉस्ट की रिकॉर्डिंग। और कॉस्ट कौन सी है? जो कि हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को बनाने में लग रही है। जो कि अगर मैं कंज्यूमर को कोई चीज बेच रहा हूं तो कंज्यूमर तक उस चीज को पहुंचाने का जो टोटल खर्चा हो रहा है शुरू से अंत तक, उसको हम कहते हैं कि भाई वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकॉर्डिंग ऑफ द कॉस्ट। और अगर प्रॉफिट निकालना भी है तो मैं सिर्फ इसको सेल्स से कंपेयर करूंगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड वगैरह इनकी कोई जगह नहीं होती। क्लियर है? जबकि फाइनेंशियल में हमारा मेन काम है प्रॉफिट लॉस निकालना। पैसा कहीं से भी आए पुत्र मैटर नहीं करता, बट इट मैटर्स इन द कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही है। इसका यूज कौन करता है? मेनली द पीपल हु आर इनसाइडर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसके जो यूजर्स हैं वो इंटरनल हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तरह तरह के डिसीजन लेने के लिए हमें वेरियस रिपोर्ट्स की आवश्यकता पड़ती है। ये रिपोर्ट्स बाहर डिस्क्लोज नहीं की जाती। आप कहते सर क्यों? बेटा अगर हमने अपनी कॉस्ट कम करी है और जिस तरह से करी, अगर हम अपनी कॉस्ट की रिपोर्ट बाहर निकाल देंगे डिटेल में, तो हमारा कॉम्पिटिटर सबसे पहले उस रिपोर्ट को हड़पना चाहेगा कि भाई देखो जरा इन्होंने कैसे अपनी कॉस्ट को कम किया। तो ये प्राइवेसी स्टेटमेंट्स होती हैं, प्राइवेसी रिपोर्ट्स होती हैं जो कि मेनली इंटरनल यूजर्स के लिए होती हैं। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रयोग कौन करता है? आउटसाइडर्स, द पीपल इवन हु आर एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने बात करी थी स्टेक होल्डर्स की, गवर्नमेंट की, लेंडर्स की, क्रेडिटर्स की। वो सभी लोग आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में रुचि रखते हैं कि आपने कैसा परफॉर्म किया है, टू इवेल्युएट देयर वेरियस डिसीजन। जैसे कि शेयर होल्डर है, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेगा टू थिंक कि क्या वो आपकी कंपनी में पैसा लगाए या ना लगाए, और अगर उसने पहले से लगाया है तो क्या वो उसको कंटिन्यू रखे या फिर उस पैसे को अपने निकाल ले, अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल कर दे। ठीक है ना? जिस बैंक ने आपको लोन दिया है वो देखेगा कि क्या आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सही है या नहीं है। अगर आपका प्रॉफिट की बजाय लॉस आ गया तो वो लेंडर भी चिंतित हो जाएगा और प्रेस अपॉन करेगा कि भाई उसका पैसा वापस कर दो, इससे पहले कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए। सो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स भी यहां पर देख लेते हैं। जब कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं, इसमें जो रिपोर्टिंग सिस्टम होता है उसका कोई भी सेट फॉर्मेट एज सच नहीं होता। जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग वहां पर तो फॉर्मेट है, जर्नल तक का फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। लेजर का अपना फॉर्मेट है, पूरे पेज को दो भाग में बांट लो, एक डेबिट एक क्रेडिट। आप कहते मेरा मन नहीं कर रहा ऐसे लेजर बनाने का, मैं दूसरी तरह से बना दूं, किसी तरह मैं क्रेडिट को इधर लिख दूं लेफ्ट साइड पर, डेबिट को राइट साइड पर डाल दूं, नहीं चलेगा। प्रॉपर सेट फॉर्मेट्स हैं जैसे काम करना पड़ेगा। लेकिन कॉस्टिंग में कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से जैसे उन्हें लगता है कि हम बेटर तरीके से दर्शा पाएंगे इंफॉर्मेशन, उस तरह से आप अपना रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो यहां लिख देते हैं नोट सेट फॉर्मेट और यहां पर लिख देते हैं फॉर्मेट्स आर सेट। आपको उन फॉर्मेट्स को
फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद एक और पॉइंट देख लेते हैं जी, जब बारी आती है रिपोर्टिंग सिस्टम की, तो आपको रिपोर्टिंग की फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो पता है कि भाई हर साल के अंत में आपको P&L और बैलेंस शीट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग एंड बैलेंस शीट एज एट। लेकिन कॉस्ट में ऐसा नहीं है कि आपको एक साल वेट करना है। अगर एक साल वेट करना पड़ा भाई, फिर तो कॉस्ट की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो खाली फाइनेंशियल बहुत था। कॉस्ट कह रहे हैं मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे तो जैसे ही लगेगा कि कुछ शायद हो रहा है तो हम अपनी स्टेटमेंट रेडी कर देंगे। अगर हमें एक महीने तक भी इंतजार नहीं करना, हमें एक हफ्ते की रिपोर्ट बना देंगे, फोर्टनाइटली यानी कि 15 दिन की रिपोर्ट बना देंगे, क्वार्टरली बना देंगे, 6 मंथली बना देंगे, जैसे मन करेगा वैसे करेंगे, क्योंकि हमारा एम जो है वो खर्चे को कंट्रोल करना है, ना कि रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट्स है। आइए देखते हैं, तो यहां पर लिख देंगे, हम कह रहे हैं नो सेट फ्रीक्वेंसी, नो सेट फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी सेट है, फ्रीक्वेंसी इज सेट, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी हमें पता भी है ईयरली होती है। कॉस्ट में ऐसा नहीं है, ना तो कोई सेट फॉर्मेट है और ना ही फ्रीक्वेंसी एज सच सेट होती है पुत्र। ठीक है, तो ये एक हमारा कॉस्ट वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज अ टीचर कि आपके मन में ये ना आए, बहुत सारे बच्चों को तो यही समझ में नहीं आता कि यार फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो है, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले इसको, जो हमारे मन में एक मिथ है उसको तोड़ना है कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग चीज अलग होगी, वो सब्जेक्ट अलग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, बिल्कुल डिफरेंट स्कोप है इसका। एक और बात जो काफी इंपॉर्टेंस रखती है कॉस्ट में, जब हमने शुरू से पढ़ा, मैंने आपको कई सारी चीजें बताई कॉस्ट के बारे में, खर्चे की बात बताई, हमने कहा कॉस्ट की अकाउंटिंग करनी है, उसके बाद मैंने आपको डिटेल में बताया कि मैन्युफैक्चरर और सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा स्कोप है। एक साथ में और चीज यहां पर हमें समझनी है, मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसी बच्चे के मन में आ रहा हो कि कॉस्ट में इतना भी क्या हो गया कि इतना सीरियसली इसको ले रहे हैं। लेट्स से ब्रिटानिया कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। अरे यार गुड्डे तो शायद ब्रिटानिया का, तो मैंने आईटीसी बोल दिया एग्जांपल में, एज्यूम कर लेते हैं कि आईटीसी बना रही थी एग्जांपल के लिए, कोई बात नहीं। आईटीसी भी तरह तरह के बिस्किट बनाती है, डार्क फैंटेसी बिस्किट आता है, सनफीस्ट बिस्किट आता है, बिंगो टेढ़े मेढ़े, ये भी उसी कंपनी के हैं आईटीसी के। ठीक है, तो मान लीजिए डार्क फैंटेसी बिस्किट बनाया आईटीसी कंपनी ने, ठीक है, उन्होंने उसका एमआरपी रख दिया 40 रुपए। अब सवाल उठते हैं एमआरपी कैसे बनता होगा। एमआरपी कैसे बनता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी खर्चे हैं, जितने भी खर्चे हो रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, उन सभी को इकट्ठा किया जाएगा। सवाल उठता है क्या सिर्फ प्रोडक्शन वाले खर्चे इकट्ठे कर लें कि सामान लगा इतने का, डायरेक्ट मटेरियल लगा इतने का, मटेरियल इतने का लगा, लेबर इतने के लिए, कि मशीन वगैरह का खर्चा इतना आया, टोटल कॉस्ट है, उसमें प्रॉफिट जोड़ा 40 रुपए, चलो भाई 40 रुपए पे बेच दो। आप उस कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपका 30 लाख रुपए का पैकेज है, आपकी सैलरी कैसे रिकवर होगी? आपकी सैलरी भी तो इसी बिस्किट को बेचकर रिकवर होगी। एचआर डिपार्टमेंट के अंदर 70 लोगों की टीम है जिनकी एनुअल सैलरी जाती है 4.5 करोड़ रुपए की। लेट्स एज्यूम 4.5 करोड़ रुपए की एनुअल सैलरी इन लोगों की जा रही है। ये पैसा कहां से रिकवर होगा? ये भी तो इस प्रोडक्ट को बेचकर रिकवर होगा। परचेज डिपार्टमेंट के अंदर 20 लोगों की टीम है जिनका मेन काम है परचेज करना, उनकी जा रही है साल की सैलरी 2.5 करोड़ रुपए। वो कहां से रिकवर करनी है? इस प्रोडक्ट को बेचकर रिकवर करनी है। मींस समझ में ये आता है कि जब आप अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस तय कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से संबंधित जितने भी खर्चे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कौन सा डिपार्टमेंट है, आपको उन सभी चीजों को ऐड करना होगा, टोटल कॉस्ट पर पहुंचना होगा, पर यूनिट पर किस तरह पहुंचकर प्लस करना होगा अपना मार्जिन जो कि आप प्रॉफिट का चाहते हैं, और तब जाकर आप सेलिंग प्राइस पर पहुंचेंगे। राइट, मान लीजिए कंपनी ने मार्केट बिस्किट में उतार दिया एमआरपी 40 रुपए। एक महीने के बाद कंपनी का अकाउंटेंट बोलता कि अरे यार उससे गलती हो गई, एक खर्चा था, इस खर्चे को तो लिखना भूल गए। फाइनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को डालना भूल गए जिसके अंदर 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। अब साल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की 30 लाख रुपए सैलरी है तो 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट की होगी 3 करोड़ रुपए की। 3 करोड़ रुपए की सैलरी डालना भूल गए खर्चों में और सेलिंग प्राइस भेज दे 40 रुपए। अब क्या पास्ट में जाकर आप अपना एमआरपी चेंज कर सकते हो? सवाल ही नहीं उठता। एक महीने बाद पता चला कंपनी कहती है ऐसा करो, सभी जगह फोन किया, एक महीने के अंदर जिस जिसको सामान बेचा है उसको बता दो कि ये गलती से हो गया, हमारा प्राइस 40 का नहीं है, हम खर्चा लिखना भूल गए थे, प्राइस बनेगा 43 रुपए का, तो 3 रुपए प्रति पैकेट हर एक से रिकवर करो।
आपको भी शॉपकीपर का फोन आ गया, शॉपकीपर आपको कहता तू थोड़े दिन पहले आके लेके गया था ना डार्क फैंटेसी, वो 40 का नहीं 43 का, 3 रुपए देकर जा। आपने देखा एमआरपी 40 लिखा, आप कहते मैं 43 कैसे दूं यार, मैंने तो 40 का खरीदा। सोचो कितना केओस हो जाएगा। क्या कंपनी की कोई रेपुटेशन, कोई गुडविल बचेगी मार्केट में? आंसर है नहीं। आप कभी फ्यूचर में ऐसी कंपनी के साथ डील करना नहीं चाहोगे। आप कहोगे कोई भी बिस्किट खा लूंगा, ये डार्क फैंटेसी का बिस्किट नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये कंपनी का पता ही नहीं चलता। आज 40 का लिया, कल कहते 43 का हो गया, और हो सकता है फ्यूचर में कहते हैं फिर से गलती से बेच दिया 60 का था और डिफरेंस पैसे दे दे, तो ये तो यार मतलब ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे आप तो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब पहली बार प्राइस तय हुआ, यू हैव टू केयरफुली रीच एट दैट प्राइस, यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट ऑल द टाइप ऑफ कॉस्ट विच आर इनकर्ड इन द डिपार्टमेंट। सुनने में बड़ा आसान लगता है कि कोई बात नहीं सारे खर्चे उठा लेंगे, लेकिन जब हम एक्चुअली चैप्टर्स के अंदर जाएंगे आपको पता चलेगा कि खर्चे इतने कंजस्टेड, इतने टाइप के खर्चे होते हैं कि इट इज वेरी मच पॉसिबल कि अगर जरा सा भी ध्यान हटा तो हो सकता है कई सारे खर्चे आप ऐड करना भूल जाओ। कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनका रिलेशन ही नहीं पता आपको। एचआर डिपार्टमेंट का खर्चा हुआ, अब आपकी कंपनी 10 प्रोडक्ट बना रही है, एचआर डिपार्टमेंट तो ओवरऑल कंपनी को सर्विस दे रहा है, वो प्रोडक्ट वाइज सर्विस दे थोड़ी दे रहा है। सवाल उठा कि हम अपने डार्क फैंटेसी का बिस्किट का प्राइस तय करते हुए उस एचआर डिपार्टमेंट के खर्चे में से कितना हिस्सा लें। तो ये सभी चीजें इस सब्जेक्ट के अंदर सिखाई जाएंगी। अपना विजन थोड़ा सा ब्रॉड रखिए, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उम्मीद करता हूं आपके दिलो दिमाग तक पुत्र पहुंच पा रहा हैगा। बच्चे कह रहे हैं कितना सारा पढ़ा रहे हैं सर, ये तो पढ़ना पड़ेगा। आज का थोड़ा इंट्रोडक्शन है तो थोड़े से चक्षु खोलने हैं, इसलिए सब चीजें बतानी आवश्यक है। लेकिन एकदम से लग रहा होगा कि यार जिंदगी में हम कितने बड़े हो गए। अभी तो हमने क्लास 12वीं करी थी, अभी अभी सीए फाउंडेशन करी थी, और इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारे साथ की जा रही हैं। फैक्ट्री है, फैक्ट्री में ये हो रहा है, पूरे भारत में सामान जा रहा है। जी हाँ, अब बड़े होने का समय आ गया है, अब बड़े होने का समय आ गया है। आगे बढ़ते हैं, एक और पहलू पर चर्चा करेंगे। जब हम कई बार अकाउंट्स के साथ अपनी कॉस्ट को मैच करते हैं, किसी तरह से ना हम अगर रिलेशन बिठाना चाहते हैं कि क्या हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ कॉस्ट का कोई रिलेशन है, तो मन में आता है कि यार जो P&L में आप डेबिट करते थे वो क्या होता था, यही तो होता था, खर्चे ही तो होते थे, उसी खर्चे को कॉस्ट कह रहे हैं। जैसे कि आपने वहां पर डेबिट किया टू रेंट, अब रेंट तो खर्चा है, तो आप कह रहे हो यार कॉस्ट में भी तो है रेंट, वो भी तो खर्चा ही है। तो एक कहीं ना कहीं माइंड में आ जाता है कि यार जो भी मैंने P&L के डेबिट में लिखा ना वो सारा कॉस्ट ही तो है। और साथ में आप ऑर्गेनाइजेशन में जब आप किस किस चीज के लिए पेमेंट करते हैं, मान लीजिए तो आपने ऑपरेटिंग खर्चों के लिए पेमेंट कर दिया, आपने बोला रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर या बैंक, आपने खर्चा किया। आप कहते मैंने तो ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का खर्चा किया, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक या टू आउटस्टैंडिंग या टू क्रेडिटर जो कर रहे हैं ये क्या है, खर्चा ही तो है। तो एक तो ये चीज हो गई, कॉस्ट ही है ये भी। दूसरा आप कहते हैं जब हम कोई चीज खरीद रहे हैं, आप कहते हैं हमने मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये सब चीजें क्या है। आप कह रहे यार ये भी तो हमने पैसा दिया, मतलब ये भी तो कॉस्ट ही है, ये भी तो खर्चा ही है हमारा। तो क्या जो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप कॉस्ट लिख रहे हैं, सुनते रहना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम कॉस्ट डाल रहे हैं और जो वहां फाइनेंशियल अकाउंटिंग में P&L में डेबिट है चीजें, प्लस जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो कि एसेट बन जाती है बैलेंस शीट में जाकर, तो क्या वो भी सभी चीजें कॉस्ट होती है या नहीं होती, उसको हम इवेल्युएट करने जा रहे हैं, राइट। सो वी आर राइटिंग डाउन द हेडिंग कॉस्ट vis-a-vis एक्सपेंस कॉमा लॉस एंड एसेट। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में P&L के अंदर जो चीजें डेबिट हो रही हैं वो कौन है, आइदर इट्स एन एक्सपेंस और इट्स अ लॉस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। एक मिनट जी, ये बच्चों की लाइन इस एज में बड़ी सीधी बनती है, मेरी सीधी नहीं बनती, बच्चे बड़े तेज होते हैं, सीधी लाइन मार देते हैं एकदम। ये लीजिए, कॉस्ट vis-a-vis एक्सपेंस लॉस एंड एसेट। तो क्या वो एक्सपेंस, वो लॉस और वो एसेट, क्या मैं तीनों को कॉस्ट कह सकता हूं या नहीं, इसको हम समझते हैं। आइए, सो यहां पर एक टीम के हिसाब से बनाते हैं। मैंने पहले बताया था आपको, ओरिएंटेशन लेक्चर में भी बताया था और अब भी वापस से बता दूं कि मैं पूरा सब्जेक्ट बहुत ही सिस्टमेटिक वे में पढ़ाने वाला हूं, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में मैं सारी चीजें क्लास के अंदर लिखता हूं।
बिल्कुल जो लिखूंगा आप पढ़ पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे, और उसी अंदाज में एज्यूम करूंगा आप भी अपने नोट्स बनाएंगे। मैंने पहले ही कहा कि बीइंग योर टीचर, योर मेंटर, आप सब लोग मुझे एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं, जो भी सब्जेक्ट आप मुझसे पढ़ते हैं। एंड अगर मैं उस सब्जेक्ट को अच्छे से करूंगा तभी आप करेंगे। अगर मैं ही सब कुछ रफ वर्क की तरह कर दूंगा तो मैं आपसे उम्मीद नहीं कर सकता, फिर उम्मीद करना मेरा बेकार है, क्योंकि मैं ही गलत एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं। लेकिन आप जिस तरह से मुझे आज देखते हुए लिख रहे हैं, मैं अंत तक ऐसे ही रहूंगा। नॉर्मली लोगों का कॉन्सेप्ट होता है, शुरू में अच्छा पढ़ा रहे हैं, बाद में क्या होता है एकदम से चीजों को तेज कर देते हैं, कहते भाई ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, सिलेबस कंप्लीट, एक्स्ट्रा क्लासेस में आ जाना। और फिर एक्स्ट्रा क्लासेस में क्या होता है, बच्चा पहले पहले ही दिन का जो नॉर्मल शेड्यूल है उसे कर रहा होता है, और फिर बाद में कहता है अरे यार आज एक्स्ट्रा क्लास भी है, तो बच्चा उसी में विशियस सर्कल में घूम जाता है। ना तो सेल्फ स्टडी हो पाती है, ना होमवर्क हो पाता है, ना चीजों की प्रैक्टिस हो पाती है, और लास्ट में जो चीजों को भगाते हैं फिर लोग सिलेबस पूरा करने के लिए। तो मेरे यहां बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल आराम से इत्मीनान से जैसा आज लिख रहा हूं, लास्ट डे तक जो क्वेश्चन करवाऊंगा बिल्कुल ऐसे ही बढ़िया तरीके से, सिस्टमेटिक वे से, ब्यूटीफुली तरीके से आपको सब चीज नीट एंड क्लीन तरीके से करवाऊंगा, सो दैट हमारा एम जो है वो डेफिनेटली अचीव होगा, जबरदस्त मार्क्स लेने का। ये लीजिए जी, हम यहां पर आ गए हैं। सो हम कह रहे हैं भाई तीन चीजें हैं, एक्सपेंस है, लॉस है, और एसेट है। इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इवेल्युएट करेंगे, मुझे इसमें काफी कुछ बताना है, तो पहले आराम से एक एक करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, मतलब एक पहलू है बेनिफिट कि क्या हमें इसका बेनिफिट मिलता है नहीं मिलता। जब मैं कह रहा हूं एक्सपेंस, मैंने कोई खर्चा किया, मान लीजिए मैंने रेंट दिया। रेंट कैसे पे किया जाता है, कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, मंथली, ठीक है ना। मान लीजिए आप जिस घर में रहते हैं वो किराए का घर है, आप उसका रेंट देते हैं, तो क्या आपको उसका बेनिफिट मिलता है? जी हां, उसका बेनिफिट मिलता है। और कितने समय के लिए मिलता है? जितने पीरियड के लिए आपने उसका रेंट दिया है, मतलब एक महीने के लिए, तो इट्स बेनिफिट इज कंज्यूम्ड इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। तो एक्सपेंस, कोई भी चीज जिसका आप एक्सपेंस कर रहे हैं उसका बेनिफिट आप कंज्यूम करते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने अपने इंप्लॉय को सैलरी दिया 30,000 रुपए का, तो वो 30,000 रुपए का जो सैलरी दिया है, मैं उसे एक्सपेंस कब कहूंगा? अगर मैंने उसका बेनिफिट कंज्यूम किया है। वहीं अगर मैं कहता हूं कि यार मेरा ना नुकसान हो गया, मेरा कुछ सामान आ रहा था ट्रांसपोर्ट से और रास्ते में बारिश आ गई, ट्रांसपोर्ट वाले ने उसके ऊपर जो है कवर नहीं किया हुआ था, तो सामान के ऊपर बारिश गिरी, पानी लगा, मेरा सामान खराब हो गया। क्या मैंने इसका बेनिफिट कंज्यूम किया? आंसर है नहीं। जिसका बेनिफिट कंज्यूम नहीं किया वो एक्सपेंस नहीं कहलाएगा, वो लॉस की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, आइए लिखते हैं। बेनिफिट में एक्सपेंस के नीचे लिखेंगे इट्स बेनिफिट, इट्स बेनिफिट इज consumed in current period. Its benefit is consumed in current period. Its benefit is consumed in current period. यहां पर एक और हेड बना लेते हैं थोड़ा नीचे, क्योंकि मुझे एसेट वाले में थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ता है। यहां बना लेते हैं एक और हेड, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, रेंट हो गया, सैलरी एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो आपने इसका अमाउंट पे किया, मतलब ये खर्चा हुआ, कॉस्ट इनकर्ड, और इसका बेनिफिट आपको कंज्यूम हो गया। सवाल उठा, क्या ये चीज एज अ कॉस्ट क्वालिफाई करेगी? क्या हम इसे कॉस्ट मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं? तो डेफिनेटली द आंसर इज यस, इट विल बिकम द पार्ट ऑफ द कॉस्ट। और कॉस्ट को थोड़ी देर में डेफिनेशन लिखेंगे, वहां से और क्लैरिटी मिलेगी। वही बात आती है लॉस की। क्या लॉस का बेनिफिट मिलता है? जी नहीं। तो लिखेंगे इट्स बेनिफिट इज नॉट कंज्यूम्ड, इट्स बेनिफिट इज not consumed. Example, let's say loss by fire. Let's say एक बिजनेसमैन है, उसने अपनी फैक्ट्री में या स्टोर में कुछ सामान स्टोर किया हुआ था, अचानक से आग लग गई और वो सामान उसका जल गया। उसने पैसा तो दिया था इसका, लेकिन क्या उसने बेनिफिट कंज्यूम किया? आंसर है नहीं, बेनिफिट कंज्यूम ही नहीं कर पाया। रॉ मटेरियल था, फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए यूज करना था, लेकिन इससे पहले कि यूज करते जल गया, खराब हो गया सामान। क्या ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा? आंसर है नहीं बनेगा। इट डजंट बिकम द पार्ट ऑफ कॉस्ट। चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में
ये हमारे P&L के अंदर आता है, डेबिट साइड पर एंटर कर जाता है, लेकिन हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में ये कॉस्ट का हिस्सा नहीं बन पाएगा। लॉस बाय फायर। तीसरी चीज आती है जी एसेट। एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एंट्री कर देते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर टू क्रेडिटर, जितना आपने समय लिया है, और एसेट आपका चला जाता है बैलेंस शीट में। सवाल उठता है, हम तो यहां पर सिर्फ ये देख रहे हैं भाई बेनिफिट कंज्यूम होगा या नहीं होगा। आप बताओ क्या एसेट का बेनिफिट मिलता है? 100% मिलता है, तभी उसे एसेट कहा जाता है कि जिसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन इसका बेनिफिट करंट पीरियड में नहीं मिलता, इसका बेनिफिट मोर देन 1 पीरियड तक जाता है, इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो जितना इसका पोर्शन मैंने करंट पीरियड में कंज्यूम किया, वो मेरे करंट पीरियड का कॉस्ट बनता है। इतनी सी बात है। मान लीजिए मैंने एसेट लिया, प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख रुपए का, मुझे लग रहा है कि इसकी लाइफ जो है 10 साल की है, यानी कि मैं कह सकता हूं 10 लाख डिवाइड बाय 10, हर साल 1 लाख रुपए का बेनिफिट जो है मैं लूंगा। 1 लाख रुपए का बेनिफिट मैं इसका कंज्यूम कर रहा हूं, तो वो 1 लाख रुपया मेरा कॉस्ट का पार्ट बनेगा करंट ईयर का। तो एसेट के केस में हमारे पास जो प्रिंसिपल हो गया वो ये हो गया कि इसका जो डेप्रिसिएशन है, बिकॉज डेप्रिसिएशन क्या है, इट इज नथिंग बट जितना उसका करंट पीरियड का एक्सपेंस बनता है उतना ही मैं अपने कॉस्ट में उसे लेकर चलूंगा। पूरा 10 लाख रुपया जो दिए वो कॉस्ट नहीं बनेगा इस पीरियड का। जितना अमाउंट सिर्फ डेप्रिसिएशन का, दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ माई कॉस्ट फॉर द करंट पीरियड। आइए लिखते हैं एसेट के बारे में। its benefit is consumed in its benefit is consumed in more than 1 period। एक तो ये हो गया। we consider that portion of which the benefit has been consumed in current period, of which the benefit has been consumed in current period। of which the benefit has been consumed in current period। ठीक है ना। और ब्रैकेट में यहां लिख दें डेप्रिसिएशन, समझ जाएंगे उम्मीद करता हूं। ब्रैकेट में लिख दीजिए वी आर टॉकिंग अबाउट द डेप्रिसिएशन। ठीक है। एग्जाम्पल, एसेट का एग्जाम्पल लिख रहे हैं ना, प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन जो पार्ट बनेगा कॉस्ट का, पार्ट बनेगा टिक ओनली दी डेप्रिसिएशन। वापस से लिख लेंगे, कंफ्यूजन ना हो, ओनली द डेप्रिसिएशन। सिर्फ यही और यही वो चीज है जो कि हमारा भाग बनेगा कॉस्ट का। तो एग्जाम में भी थ्योरी में आ सकता है कि कॉस्ट विज़ाविज़ एक्सपेंस लॉस एंड एसेट के साथ इसका कंपैरिजन बताइए। तो हमने वहां पर यही प्रिंसिपल लगाना है कि बेनिफिट अगर कंज्यूम हुआ, पहला चीज, और जितना कंज्यूम हुआ करंट पीरियड में, सिर्फ ये दो चीजें होंगी। ये दो प्रिंसिपल हैं, फर्स्ट बेनिफिट कंज्यूम्ड एंड सेकंड इफ यस देन करंट पीरियड में कितना हुआ। ये दोनों प्रिंसिपल मिलकर जो अमाउंट बताएंगे वही अमाउंट हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में पुत्र एंटर होगा। उम्मीद करता है ये वाली चीज क्लियर है। वैसे ये वाली चीज, कुछ चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट है चाहे गाथा में लिख कर दिए, लेकिन मैं उनका क्लास में कुछ कुछ कभी कभी लिखवाऊंगा। अगर आप कॉस्ट गाथा पर आते हैं, हमारा ये जो पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट, ये फर्स्ट चैप्टर ही है बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसमें देखेंगे ये हेडिंग दिख रहा है आपको कॉस्ट, और इसके अंदर ये आ गया जी समटाइम्स इट इज कंफ्यूज्ड विद एक्सपेंस लॉस एसेट विच इज नॉट द केस। तो यहां पर एक्सपेंस लॉस और एसेट को और थोड़ा कुछ कुछ और चीजें यहां पर लिखें जो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। जो मेन चीज थी, जो मेन थीम थी, वो मैंने बता दी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इतनी सारी बातचीत करने के बाद ना हम तैयार हैं ये सोचने के लिए कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कि कॉस्ट का मतलब क्या है। सो वी आर राइटिंग डाउन सम important questions, some important questions। some important questions जी। क्वेश्चन 1,
व्हाट इज कॉस्ट। भाई ये कॉस्ट का मतलब क्या है समझ तो गए, लेकिन जब शब्दों में उतारने की बात आई, 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, रणछोड़ दास चांचड़ जब क्लास में होते हैं तो मास्टर जी पूछते हैं व्हाट इज मशीन। जहां चतुर रामालिंगम को पूरे की पूरी डेफिनेशन पर हर्ट याद थी, रटा हुआ था रट्टू तोते की तरह, वहीं आमिर खान को याद तो नहीं था लेकिन एग्जाम्पल उसने दे दिया था मशीन का। वैसे ही कुछ बात यहां पर मैंने कहा व्हाट इज कॉस्ट, बच्चे कहते सर पता तो चल गया, बस इंग्लिश से बन नहीं पा रही। यही हाल एग्जाम में होता है, भावनाएं बहुत हैं, लिखना बहुत चाहते हैं, लेकिन जैसे ही पेन उठाते हैं लिख नहीं पाते। ये तो ह्यूमरस वे में हमने कह दिया। आइए बात करते हैं व्हाट इज कॉस्ट की। इसका उत्तर लिखते हैं, छोटे छोटे कुछ प्रश्न लिखवाऊंगा और उनके उत्तर लिखेंगे सो दैट हमारा बेसिक जो है और स्ट्रॉन्ग हो जाए। व्हाट इज कॉस्ट क्या लगता है, सिंपल जो अभी हमने सीखा मैं कह सकता हूं कि कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर। कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर जो कहां इनकर हुआ होगा। हमने क्या कहा था, बिजनेसमैन इनकर करता है। कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर विच हैज बीन इनकर्ड टू प्रोड्यूस द गुड्स और द सर्विसेज। तो ये हो गया जी कॉस्ट का डेफिनेशन। आइए लिख लेते हैं, कॉस्ट का डेफिनेशन लिख रहे हैं, थोड़ा सिस्टम को सेट कर लें। आइए जी लिखते हैं, कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर, कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर incurred in producing the goods और सर्विसेज। बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बिना टेक्निकल लैंग्वेज यूज किए हमने लिख लिया कॉस्ट का मतलब। एक और चीज लिख सकते हैं इसमें, जो हमने ऊपर एक्सपेंस वाले डेफिनेशन से कहा, हमने क्या सीखा वहां पर, जो भी खर्चे हैं जिसका बेनिफिट कंज्यूम हुआ है करंट पीरियड में वो भी कॉस्ट बनता है। आइए लिखते हैं, it means and includes, it means and includes the expenses of which the benefit has been consumed, of which the benefit has been consumed in the current period। लिख लेंगे जी, कोई बच्चा पीछे ना रहे, हमारे संग संग जो है लिखते जाएंगे। अगर कोई बच्चा बाय चांस पीछे रह जाए तो पॉज का ऑप्शन है आपके पास स्क्रीन में, जो प्लेयर है जिसमें आप क्लास देख रहे हैं, तो वहां पर पॉज कर लेना और उस चीज को कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। हर बच्चे की स्पीड डिफरेंट होती है, मैं एक डिसेंट स्पीड लेकर चलता हूं, ना तो बहुत स्लो और ना ही बहुत तेज, क्योंकि अगर बहुत स्लो हो गए तो हमारा सिलेबस बहुत पीछे रह जाएगा। और एक सब्जेक्ट के लिए इतना समय लगाना, मैं कह दूं 350 घंटे मेरे को दे दो, नहीं भाई मैं नहीं मांग सकता इतने, या फिर मैं कहूं मैं 100 घंटे में करा दूंगा कॉस्ट का रेगुलर बैच तुम्हें, तो भी उचित नहीं है। एक एप्रोप्रिएट समय में लेकर चलता हूं, एक नॉर्मल स्पीड से चलता हूं, जिसके साथ मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हमारे 90% से ज्यादा स्टूडेंट जो है आराम से मेल खा पाएंगे। वहीं कोई बच्चा अगर ज्यादा स्लो है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लेयर में आप स्लो करने के ऑप्शन भी है, और अगर कुछ छूट जाए तो आप पॉज करके आराम से उसको लिखिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते जो कहते हैं ले सर तो स्लो पढ़ा रहे, मैं तेज करके देखूंगा। प्लीज ये मत करना। कोई बच्चा कह रहा है मैं तो 2x की स्पीड पे देखूंगा, सर ने बनाया 250 घंटे का बैच, मैं देखो 125 में खत्म करता हूं। खत्म तो कर लेगा बेटा, पर खुद खत्म हो जाएगा, उसका तेरे को कुछ पता नहीं रहेगा, क्योंकि तू स्पीड में चीजें कर रहा है। ऐसे नहीं करना है। आइए जी, तो पहला प्रश्न हो गया व्हाट इज कॉस्ट। जब इस सब्जेक्ट का नाम लेते हैं ना, कभी कहते हैं कॉस्ट, कभी कहते हैं कॉस्टिंग, कभी कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, कभी कहते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो इस सभी में छोटा छोटा डिफरेंस है, और ये सिर्फ थियोरेटिकल है एग्जाम पर्पस के लिए। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, आप कोई भी नाम से इसको बुला सकते हैं। लेकिन हाँ, बाकी के नाम आज डिस्कस कर रहे हैं तो जरूर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। व्हाट इज कॉस्टिंग, लिखेंगे जी मेरे साथ, व्हाट इज कॉस्टिंग। दिखाऊंगा आपको व्हाट इज कॉस्टिंग। एक बार आपको कॉस्टिंग गाथा में लेकर चलता हूं। ये पहला पॉइंट था हमारा जहां पर कॉस्ट लिखा था, ये देखिए जी, ये आ गया कॉस्टिंग। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, इसलिए गाथा में चैप्टर 1 के पहले ही पेज पर दिख रही है। कहते कॉस्टिंग का मतलब क्या है। कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टनिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज।
कॉस्ट का सिंपल सिंपल मतलब क्या था कि भाई तेरा खर्चा कितना हुआ। अब उस खर्चे को असर्टेन कैसे करना है, तो कहते हैं जो भी टेक्निक्स हैं, जो भी प्रोसेस है किस चीज की, टू असर्टेन द कॉस्ट, किसकी, जो प्रोडक्ट और सर्विस बना रहे हैं उसकी कॉस्ट को असर्टेन करने का तरीका क्या है, उसे कॉस्टिंग कहा जा सकता है। लिखा आगे भी बहुत कुछ है, पढ़ने की आवश्यकता हमें नहीं है फिलहाल। ये लिखिए जी, इसका उत्तर लिखते हैं। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, चाहे गाथा में इनके बारे में दिया है लेकिन हम यहां पर भी लिखेंगे। कॉस्टिंग का मतलब क्या लिखेंगे जी? कॉस्टिंग मीन्स द टेक्निक्स, costing means the techniques and process of ascertaining the costs of products और services। एग्जाम में अगर आ गया तो मेन वर्ड ये दो हैं, इसको देखकर नंबर मिलेंगे जी। कॉस्टिंग मींस द टेक्निक्स एंड प्रोसेस, टेक्निक्स एंड प्रोसेस किसका, ऑफ असर्टनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। लिख लीजिए जी, लिख लीजिए यहां तक। हमने कहा इस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट में तो कितना खर्चा लगा, वो खर्चा जो लगा उसको आपने निकाला कैसे है, किस टेक्निक के थ्रू आप पहुंचे हैं उस फाइनल फिगर ऑफ कॉस्ट तक, उसे कहते हैं कॉस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट पर चलते हैं जी। प्रश्न नंबर 3, व्हाट इज उत्तर कॉस्ट अकाउंटिंग। कहते कॉस्ट अकाउंटिंग किस चिड़िया का नाम है, जरा बताओ। आइए बता दें इन्हें। कहता जी व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। ये लीजिए, मैं आपको फिर से यहां एक बार लेकर चलूंगा। ये आ गया हमारे सामने कॉस्ट अकाउंटिंग। और ये किताब को पढ़ने का तरीका क्या मैंने ओरिएंटेशन सेशन में बताया था। पूरी किताब को हमने टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया, जहां पर जो लेफ्ट कॉलम है वो मेन हेड है, राइट, और उसके आगे जो एक्सप्लेनेशन है वो उसकी एक्सप्लेनेशन है। लेकिन अगर कहीं पर ऐसे आ जाए, सेकंड कॉलम बन जाए जहां पर हेडिंग लिखे, तो ये सब हेड्स हो गए उसके, ठीक है ना। और उसके आगे जो आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में जो भी ग्रीन कलर से लिखे किताब में, दैट इज एग्जाम्पल। और कहीं कहीं पर हमने हाईलाइट्स किए हुए वर्ड्स, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सो दैट आप इजिली इन पर फोकस कर पाए। ये लीजिए जी, कॉस्ट अकाउंटिंग पर आ गई। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है पहले पढ़ रहे हैं फिर लिखेंगे इसको। कहते जी कॉस्ट अकाउंटिंग इज द process of accounting for the cost which begins with the incurrence of cost and ends with the control of the cost। क्या कह रहा है, कुछ बड़ी सी बात कह रहा है। In other words, it's a formal system of accounting by means of which the cost of product, service or activities are ascertained and controlled, and we can say it's a फॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ कॉस्ट असर्टेनमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, जब हमने स्टार्ट किया था मैंने कहा कॉस्ट अकाउंटिंग लेमैन को क्या लगता है कि ये क्या है, अकाउंटिंग फॉर द कॉस्ट। वही बात यहां पर दोहरा रहे हैं कि हम ओवरऑल अकाउंटिंग करने की बात करें, इट स्टार्ट्स विद द इनकरेंस ऑफ द कॉस्ट। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट का खर्चा मतलब खर्चा होना स्टार्ट हुआ से लेकर जब तक हम कंट्रोल नहीं कर लेते, मतलब पूरी फील्ड को फॉर्मली जब हम देखते हैं तो कहा जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। हमने कहा अच्छा लेबर का कितना खर्चा हुआ, इतना, रिकॉर्ड बना लिया। मटेरियल का कितना हुआ, इतना। हर चीज का फॉर्मल वे में रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। सारी ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा स्टार्ट कब हुआ, कितना हुआ, रिकॉर्ड्स में सब दिख रहा है। हम कह रहे हैं ज्यादा है, इसको कंट्रोल करना है, क्या क्या मेजर्स लिए जाएंगे, सब कुछ लिखकर बातचीत हो रही है फॉर्मल मैनर में, तो उस सारी प्रोसेस को कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। आइए जी लिखते हैं इसके बारे में, कॉस्ट अकाउंटिंग। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, लिखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग cost accounting is defined, cost accounting is defined as the process of puttar accounting of cost accounting is defined as the process of accounting for cost which begins with
incurrence of cost which begins with incurrence of cost and ends with the cost control and ends with the cost control. It's a formal mechanism of कॉस्ट असर्टेनमेंट। बिल्कुल फॉर्मल तरीके से जब बात करते हैं तो हम उसे कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है जी, ये हो गया। अब कुछ कुछ मतलब समझ रहा है, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब हम लेमैन के तौर पर बात नहीं कर रहे, अब हम बात करें टेक्निकल तौर पर। भाई बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट, ठीक है। अंतिम प्रश्न इस प्रक्रिया में हमारे सामने आ रहा है, ठीक है, यहीं पर हो जाना चाहिए कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे पुत्र, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी। लिखिए जी, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी। एक बार गाथा से पढ़कर आते हैं और फिर मैं आपको अपने शब्दों में यहां पर लिखवाऊंगा। ये लीजिए जी, यहां पर हमारे सामने आ रहा है कॉस्ट अकाउंटेंसी। कहते जी, इट हैज बीन डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स। मेन वर्ड क्या है? एप्लीकेशन। इट हैज बीन डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ, किस चीज की? जो सीखा था हमने कॉस्टिंग, जहां हमने कहा था प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो सीखा फॉर्मल वे में, जो भी प्रिंसिपल्स, मेथड्स, टेक्निक्स हैं, वो सब आप लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? फॉर द कॉस्ट कंट्रोल एंड असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। क्या कहा जा रहा है? अगर जनरल इजी शब्दों में बात करें, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आपने कॉस्टिंग के बारे में काफी कुछ सीख लिया। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक बिजनेस ने आपसे एडवाइस मांगी, आपने कहा ठीक है, पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने तैयार कर दिया, मतलब एक अपना जो कहते हैं कि प्रपोजल आपने अपना तैयार कर दिया कि ये आपका स्कोप रहेगा और आप इस तरह से करेंगे, और फिर आपने एक्चुअल में अप्लाई किए मेथड्स, उस बिजनेस हाउस में गए, वहां से आपने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, आपने अपने सुझाव दिए जिसके कारण वहां की कॉस्ट कम हो रही है। तो आपने जो थियोरेटिकली सीखा, आप उसको जब प्रैक्टिकली लगा रहे हैं इन एक्चुअली कंट्रोलिंग द कॉस्ट एंड डिटर्मिनिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ योर क्लाइंट, तो हम कह रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? आप कॉस्ट अकाउंटेंसी कर रहे हैं। ठीक है ना? जब आप कर रहे हो, व्हेन यू आर अप्लाइंग द ऑल द मेथड्स, टेक्निक्स व्हिच यू हैव लर्नड विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंटिंग ऑफ द कॉस्ट, वी से दैट यस, इट इज कॉल्ड एज द कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो क्या कह रहा है? It includes also the presentation of information derived therefrom for the purpose of managerial decision making। जब एक्चुअल में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपने रिपोर्ट्स बनाई हैं जिसके बेस पर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग भी होगी, तो हम कहेंगे आपने क्या किया है? यू हैव डन द कॉस्ट अकाउंटेंसी। यहां पर कुछ शब्द लिखे हैं, क्लास में समय जाया नहीं करेंगे, यो थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में। लिखा है, इट्स बीन डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, टेक्निक्स टू द साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एक्सेट्रा। तो कहते हैं साइंस कैसे है? क्योंकि सिस्टमेटिक नॉलेज है, साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं। वैसे हम कॉस्टिंग में भी कई सारे रूल्स, प्रिंसिपल्स सीखेंगे, तो वो एक साइंस की तरह है जो फिक्स है। आर्ट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज एंड स्किल बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट। जैसे एक आर्टिस्ट होता है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में आर्ट बनाता है, वैसे ही एक आर्ट है। आपने जो रूल्स यहां सीखे साइंस में, आप इनको अप्लाई करेंगे, मींस ये आर्ट है। और कहते साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस, वर्ड क्या थे? साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट। प्रैक्टिस का मतलब क्या है? इट विल रिक्वायर द कांस्टेंट एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंट इन द फील्ड ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंस। प्रैक्टिस का मतलब आज एक क्लाइंट पहला किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो जैसे जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस में अपनी ये स्किल लगाते रहोगे, मींस आप उतने ही ज्यादा पॉलिश होते रहोगे। तो इसलिए उसको वर्ड कहा गया प्रैक्टिस, कि आप इसमें डे बाय डे प्रैक्टिस करते जा रहे हैं इस फील्ड में। ठीक है, आइए जी, इसके बारे में चंद पंक्तियां हो जाए। इतना टेक्निकल टर्म्स में नहीं लिखेंगे, आसान शब्दों में जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में लिखेंगे। लिखिए जी,
कॉस्ट अकाउंटेंसी मेरे पास मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं वहीं से आपको एग्जैक्ट शब्दावली के हिसाब से लिखवा दूंगा। कॉस्ट अकाउंटेंसी इज डिफाइंड एज द application of costing and cost accounting principles, application of costing and cost accounting principles, methods and techniques to the science, art and practice, to the science, art and practice of cost control and उत्तर ascertainment of profitability। ओए होए होए होए, मेरा N ते M दोनों आपस विच इकट्ठे हो गए सी। Cost accountancy is defined as the application of costing and cost accounting principle, method, techniques to the science, art and practice of cost control and ascertainment of profitability। जो मेन जो कोर शब्द है वो है एप्लीकेशन, कि आप अप्लाई कर रहे हो किस चीज को, जो प्रिंसिपल्स, मेथड्स, टेक्निक्स होते हैं जिनकी बात हमने ऑलरेडी करी। कॉस्टिंग में कहा टेक्निक्स एंड प्रोसेस है ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट, और अगर फॉर्मल वे में बात करें तो पूरी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर द कॉस्ट जो है उसे कहा जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये लीजिए, एंड इट्स द फॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ कॉस्ट असर्टेनमेंट। तो इन सभी के ऊपर इंस्टीट्यूट चाहे तो शॉर्ट नोट या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है हमसे, मतलब एक पूरा जो मैंने लिखवाया वो पूरी लाइन लिख देगा और कहेगा बताइए ये क्या है, ABCD, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो हमें पहचानना होगा कि इनमें से ये क्या है। ये बिल्कुल बेसिक्स की हम बातचीत कर रहे थे। इस लेक्चर में और ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा, जितना हमने किया उसी को एब्जॉर्ब करेंगे। पहला लेक्चर है, पहली बार है, ये रियायत आपको हर लेक्चर में नहीं मिलेगी। आज के लेक्चर में मिल रही है क्योंकि नया नया सब्जेक्ट है, अभी नई नई जान पहचान हो रही है ना, अभी कंफर्ट जोन नहीं बना, अभी थोड़ा एफर्ट जोन है, अभी एफर्ट लगाना पड़ रहा है। एक बार कंफर्ट जोन बन जाएगा फिर मजा आने लगेगा। नया सब्जेक्ट है, सिर पर बहुत ज्यादा भार ना हो जाए, इसलिए आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं। यही लिखने का बड़ा अच्छा एक हमारा पर्पस होता है कि हम लिखी हुई चीज का रिकॉर्ड होता है, हम इजीली सब चीज को दोहरा सकते हैं। तो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग एज अ लेमन बात करी, जहां पर हमने कहा भाई अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट, हिसाब किताब रखेंगे खर्चों का। उसके बाद हम आगे सीधा अपने मेन मुद्दे पर। हमने कहा हमने कॉस्ट अकाउंटिंग करनी किसके लिए है, बिजनेसमैन के लिए, जो कि या तो गुड्स या सर्विस में डील कर सकते हैं, लेकिन गुड्स में जो ट्रेडर है वहां स्कोप नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में स्कोप है। और हमारा पूरा सब्जेक्ट जो बना है, जितने भी चैप्टर हैं वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। सर्विसेज की बात आती है, सर्विसेज में भी, सर्विस सेक्टर में भी खर्चे होते हैं, वहां पर भी हमारे लिए स्कोप होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। लेकिन हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है जिसके अंदर मैंने बताया तरह तरह के सेक्टर्स के बारे में, सर्विस सेक्टर्स के बारे में बात हमसे की जाएगी। उसके बाद हमने कहा कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे अलग हैं, खूब डिटेल में डीप डाइव करते हुए हमने सीखा कि दोनों में कोर डिफरेंसेस कहां पर रहते हैं। उसके बाद हमने सीखा एक्सपेंस, लॉस, एसेट। दिखने में तीनों चीजें ऐसी हैं, दो P&L की हैं, फाइनेंशियल में बात करो, और एसेट भी ऐसी चीज जिसके लिए आपने खर्चा किया है, लेकिन तीनों ही चीजें हमारी कॉस्ट नहीं बनती। जब कॉस्ट हमने देखना है तो सिंपल प्रिंसिपल लगाना है, कौन सा ऐसा खर्चा है जिसका बेनिफिट आपने करंट पीरियड में कंज्यूम किया है, सिर्फ वही चीज हमारा कॉस्ट का भाग बनेगी। और उसके बाद हमने कॉस्ट को कॉस्टिंग से डिफरेंशिएट किया, कॉस्ट अकाउंटिंग से डिफरेंशिएट किया और कॉस्ट अकाउंटेंसी से भी डिफरेंशिएट किया है। राइट, तो जितना मैंने करवाया ये फटाफट से जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक बार आप रिवाइज कराएंगे और मैं फटाफट से एक बार फिर से गो थ्रू करवा दूंगा, सो दैट जब हम उस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे तो हमारी पुरानी जो यादें हैं वो ताजा रहें और आगे की बातचीत बढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं सी राहुल गर्ग लेता हूं पुत्र अलविदा आप सबसे। ऑल दी वेरी बेस्ट, एंड उम्मीद करते हैं लेक्चर में मजा आ गया होगा। आहा चिकनक चिकनक चिकनक, आहा चिकनक चिकनक चिकनक, राजा मियां छड्डो यारी चिंगनी इश्क तुम्हारी। ठीक है, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के अलविदा, बाय बाय।